प्रलय के अपार्टमेंट में आपका स्वागत है। ये शुरुआती खिलाड़ियों के लिए बना अपार्टमेंट है। खेल के पहले दिन 80 शुरुआती खिलाड़ियों को यहाँ रखा जाएगा। साथ ही 80 सर्वाइवल स्टोन भी बेतरतीब ढंग से वितरित किए जाएंगे। गेम के 8वें दिन 20 अनुभवी खिलाड़ियों को यहाँ रखा जाएगा। साथ ही 20 सर्वाइवल स्टोन भी यादृच्छिक रूप से वितरित किए जाएंगे। यह अपार्टमेंट खेल के 11वें दिन स्वतः नष्ट हो जाएगा। उस समय जिस भी खिलाड़ी के पास सर्वाइवल स्टोन नहीं होगा वह अपार्टमेंट सहित नष्ट हो जाएगा। जिन खिलाड़ियों के पास सर्वाइवल स्टोन होंगे वे डूम्सडे अपार्टमेंट की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू करेंगे। डूम्सडे अपार्टमेंट में खिलाड़ी सर्वाइवल स्टोन को सर्वाइवल पॉइंट्स में बदल सकते हैं, जिनका उपयोग आपूर्ति, क्षमताएं, उपकरण खिलाड़ी की इच्छानुसार कुछ भी खरीदने के लिए किया जा सकता है। इस शुरुआती अपार्टमेंट के नियम इस प्रकार हैं। 1. सभी खिलाड़ियों को यादृच्छिक रूप से एक प्रारंभिक अपार्टमेंट आवंटित किया जाएगा। अपार्टमेंट के विलासिता स्तर के आधार पर किराया लिया जाएगा। 2. खेल के समय के अनुसार रात के 12 बजे किराया देना अनिवार्य है। समय पर किराया न देने वाले किसी भी खिलाड़ी को अपार्टमेंट प्रशासक द्वारा खेल से बाहर किया जा सकता है। 3. खिलाड़ी किराए की अवधि रद्द करने, उप किराए पर देने और आवास संबंधी अन्य समायोजन के लिए अपार्टमेंट प्रशासक से आवेदन कर सकते हैं। 4. अपार्टमेंट प्रशासक अतिरिक्त नियम बना सकता है। निवासियों को इनका पालन करना होगा। 5. सर्वाइवल स्टोन को बड़ी मात्रा में गेम करेंसी के बदले एक्सचेंज किया जा सकता है, लेकिन ये करेंसी केवल इस शुरुआती अपार्टमेंट में ही मान्य है। 6. गेम करेंसी कमाने के अन्य तरीके खिलाड़ियों को स्वयं ही खोजने होंगे। अब शुरुआती मूल्यांकन शुरू होता है। नए खिलाड़ियों का स्वागत है। शुरुआती खिलाड़ियों को अपार्टमेंट आवंटित करना। प्रत्येक नवोदित खिलाड़ी को एक निःशुल्क क्षमता जागृति प्राप्त होगी। जागृति क्षमता डिंग, क्षमता जागृत हुई। सभी नवोदित खिलाड़ियों को खेल का आनंद मिले। खेल मजेदार है। क्या ये कोई खेल है? फुफकार। जियांग ने अपनी बांह को जोर से चुटकी काटी और दर्द से कराह उठा। तो क्या ये सचमुच का खेल है? तो क्या विनाश और उन्मूलन का अर्थ वास्तव में मृत्यु है? लेकिन क्यों? अभी कुछ देर पहले ही तो वह परीक्षा दे रहा था और तेजी से जवाब लिख रहा था। अचानक वह यहाँ कैसे पहुँच गया? और क्या उसके दिमाग में कोई सूचना नहीं आई थी जिसमें बताया गया था कि उसकी क्षमता जागृति सफल रही? तो क्यों? जियांग ने अपना प्लेयर पैनल खोला, लेकिन उसे केवल एक साधारण डिस्प्ले दिखाई दिया। जियांग स्तर 0, स्टेमिना 0.6, ऊर्जा 0.8, लड़ाई की क्षमता 0.5, उत्तर जीवितांक 0, क्षमता जागृति विफल। माफ करें, किस तरह के घटिया गेम में क्षमता जागृति विफल हो जाती है? और अगर यह असफल रहा तो क्या उसे दूसरा मौका नहीं मिलना चाहिए? उनके घटिया गेम में मौजूद एक बग की वजह से उसे क्यों भुगतना पड़े? क्या ये ईमानदार लोगों को धमकाने जैसा नहीं है? पूरी तरह से अचंभित महसूस करते हुए जियांग ने तुरंत एक अपार्टमेंट चेक ग्रुप देखा। चैट के दाईं ओर सदस्यों की सूची प्रदर्शित की गई 80/80। बाईं ओर संदेश बेहद तेज गति से आ जा रहे थे। जिस बात ने उन्हें सबसे ज्यादा चौंकाया वह थी, सभी 80 सदस्य उनके सहपाठी थे। दरअसल उनमें से आधे लोग कुछ ही क्षण पहले उसी परीक्षा कक्ष में उसके साथ थे। बाकी आधे छात्र कक्षा 2 के थे, जिन्होंने बगल वाले कमरे में परीक्षा दी थी। इस समय उसके सहपाठी भी उतने ही स्तब्ध थे। अरे बाप रे! चेन यूचेन, शियाओ लेकुन, गाओचांग, लूशेन, ये सारी लिस्ट तो सिर्फ सहपाठी ही हैं। ये क्या हो गया? क्या किसी ने हमारी पूरी कक्षा का अपहरण कर लिया? अपहरण? बिल्कुल नहीं। ये स्टेटस पैनल और चैट ग्रुप तो हमारे दिमाग में चल रहे हैं। ऐसा कौन सा अपहरणकर्ता कर सकता है? तो हमारा पूरा परीक्षा कक्ष एक साथ स्थानांतरित हो गया? नहीं, दोनों परीक्षा कक्ष, कक्षा 2 भी यही है। अरे बाप रे, ये तो कमाल है। पहले तो मुझे डर लग रहा था, लेकिन इन सभी जाने पहचाने चेहरों को देखकर अब मुझे बिल्कुल भी घबराहट नहीं हो रही। अरे बाप रे, ये तो अविश्वसनीय है। मैंने तो बस अपने हाथों से आग का गोला बना दिया। अरे बाप रे, ये तो बिल्कुल पागलपन है। मैंने तो हवा रोकने वाला ब्लेड ऐसे ही फेंक दिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अरे बाप रे, ये तो कमाल है। मैंने हवा के विपरीत दिशा में 3 मीटर की ऊंचाई पर पेशाब किया। ध तेरे की, लू शेन, तुम तो बिल्कुल बेकाबू हो। लेकिन रुको, अगर हवा चल रही थी तो क्या इसका मतलब है कि तुम घूमने के लिए अपने अपार्टमेंट से निकल चुकी हो? क्या आप लोग थोड़ा शिष्ट व्यवहार कर सकते हैं?
इस चेक में लड़कियां भी हैं। ओह ओह, मेरी गलती देवी। अगली बार जब लू शेन कोई बेवकूफ़ी करे तो आप उस पर पेशाब कर देना ताकि वह जाग जाए। भाड़ में जाओ। हाँ, वही पुराने सहपाठी, वही पुरानी अराजक ऊर्जा। लेकिन उनके संदेशों से जियांग ये को पता चल गया था। बाकी सभी लोगों ने सफलतापूर्वक अपनी अपनी क्षमता को जागृत कर लिया था। कुछ लोग आग के गोले फेंक सकते थे, कुछ लोग हवा के ब्लेड फेंक सकते थे। ये स्पष्ट रूप से असाधारण क्षमताएं थीं, लेकिन किसी ने भी अपनी जागृति में असफल होने का जिक्र नहीं किया। तो 80 छात्रों में से वही अकेला बदनसीब था जो फेल हो गया। क्या उन्होंने उसे सीधे ही हेल मोड में डाल दिया? पहले की घोषणा के अनुसार इस शुरुआती अपार्टमेंट में कुल 100 खिलाड़ी थे और चारों ओर 100 सर्वाइवल स्टोन बिखरे हुए थे। लेकिन नियमों में यह बात भी स्पष्ट थी, सर्वाइवल स्टोन का उद्देश्य सिर्फ जीवित रहना नहीं था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे प्रलयकालीन अपार्टमेंट की मुद्रा थे, जिसका मतलब था एक होना काफी नहीं होगा, जितने ज्यादा हों उतना अच्छा। भले ही उसके सभी 80 सहपाठी निस्वार्थ और निष्पक्ष होने का फैसला करें और सभी के जीवित रहने को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक केवल एक पत्थर लें। 8वें दिन 20 अनुभवी खिलाड़ी पहुंचेंगे, और किसे पता था कि वे पूर्व सैनिक किस तरह के शक्तिशाली, खून के प्यासे और सनकी निकलेंगे। क्या वे सचमुच शांतिपूर्वक बचे हुए पत्थरों को नए लोगों के साथ बांट लेंगे? संभावना नहीं। दरअसल वे अनुभवी खिलाड़ी शायद नौसिखियों के सर्वाइवल स्टोन्स की तलाश शुरू कर देंगे, और इससे भी बुरा, वे शायद मजे के लिए ही उनका वध कर दें। इसलिए अनुभवी खिलाड़ियों के आने से पहले के शुरुआती 8 दिनों में नौसिखिया खिलाड़ियों के लिए मजबूत होने का ये स्पष्ट रूप से एक महत्वपूर्ण समय था। फिर भी इस नाजुक स्थिति में उसके पास कोई क्षमता नहीं थी। क्या बकवास है, क्या वह इसी नौसिखिए के अपार्टमेंट में मरने वाला था? जियांग ये को बढ़ती हुई चिंता महसूस हो रही थी और चेक में समय बर्बाद करने का उसका कोई मन नहीं था। वह वापस अपने प्लेयर पैनल पर गया और मन ही मन कोसते हुए गुस्से में एबिलिटी सेक्शन पर टैप करने लगा। जागृति असफल रही, जागृति असफल रही। यदि यह असफल रही तो मुझे पुनः जागृत होने दो। ये किस तरह का घटिया बग है? तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस गेम को 1 स्टार की रेटिंग नहीं दूंगा और इसकी शिकायत नहीं करूंगा? वह बस अपनी कुंठा व्यक्त कर रहा था, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ। अचानक उनके दिमाग में एक नई सूचना आ गई। डिंग, खिलाड़ी की क्षमता जागृति में विफलता का पता चला है। पुनः जागृति की व्यवस्था की गई है। बधाई हो, आपने एक क्षतिपूर्ति क्षमता जागृत कर ली है। अनंत प्रतिकृति X। किसकी प्रतीक्षा? क्या इससे वास्तव में उसकी क्षमता फिर से जागृत हो गई? तो क्या इसका मतलब यह है कि खराब समीक्षा लिखने की धमकी देना वाकई काम कर गया? डॉग, लेकिन ये X रैंकिंग आखिर है क्या? क्या योग्यता के स्तर आमतौर पर A, B, C, D या SSS नहीं होते हैं? जियांग ये ने अपनी क्षमताओं का विवरण जांचने के लिए तुरंत अपना प्लेयर पैनल फिर से खोला। अनंत प्रतिकृति X। प्रभाव 1, प्रतिदिन एक प्रतिकृति उत्पन्न करता है। प्रभाव 2, एक निश्चित कीमत चुकाकर एक अतिरिक्त प्रतिकृति बनाई जा सकती है। प्रभाव 3, खेल के समय रात के 12 बजे एक निर्दिष्ट प्रतिकृति को मूल शरीर में समाहित किया जा सकता है। क्या एक अतिरिक्त प्रतिकृति बनाने की निश्चित कीमत आखिर है क्या? और ये प्रतिकृतियां कितनी मजबूत हैं, ये स्पष्ट नहीं है। घबराहट और उम्मीद के मिले जुले भावों से ग्रस्त जियांग ये ने तुरंत दिन की अपनी पहली प्रतिकृति तैयार की। डिंग, बधाई हो, आपने सफलतापूर्वक प्रतिकृति बना ली है। जैसे ही नोटिफिकेशन की आवाज आए, जियांग ये को अचानक अपने मन में एक अजीब सी अनुभूति हुई। ऐसा लगा मानो पल भर में ही उसके सामने 2 अलग अलग दृष्टिकोण आ गए हों, और दोनों ही नजरियों में वह खुद को देख सकता था, जिसका मतलब था अब इस अपार्टमेंट में उसके 2 रूप मौजूद थे। वह जल्दी ही इस विचित्र स्थिति के अनुकूल हो गया और अपना अधिकांश ध्यान प्रतिकृति पर केंद्रित कर दिया। फिर प्रतिकृति को नियंत्रित करते हुए उसने उसका प्लेयर पैनल खोला, और जैसे ही उसने इसे देखा, वह सदमे से जम गया। जियांग ये की प्रतिकृति स्तर 0, स्टेमिना 1.2, ऊर्जा 2.4, लड़ाई की क्षमता 5.5, उत्तरजीवितांक 0, क्षमता स्वर्ण तत्व संबंध C। प्रभाव 1, स्वर्ण तत्व कौशल को समझने का अवसर मिलता है। प्रभाव 2, स्वर्ण तत्व कौशल की लागत आधी हो जाती है और उनकी शक्ति दोगुनी हो जाती है। कौशल गोल्डन लाइट तकनीक D, सुनहरे प्रकाश की एक किरण छोड़ता है,
जो लक्ष्य को स्टैमिना गुना 1 जोड़ ऊर्जा गुना 1.5 स्वर्ण तत्व क्षति पहुंचाती है। किसकी प्रतीक्षा? जियांग ये पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उसकी प्रतिकृति में वास्तव में अपनी खुद की क्षमता थी। जहां तक गोल्डन लाइट टेक्निक की बात है, इसे गोल्ड एलिमेंट एफिनिटी क्षमता के माध्यम से स्वतः ही समझ लिया गया था। जिन सहपाठियों ने अग्नि गोले या पवन तलवारें उत्पन्न की थीं, उन सभी ने मौलिक तत्वों के प्रति आत्मीयता की क्षमताओं को जागृत कर लिया था, जिससे वे संबंधित मौलिक कौशलों को समझने में सक्षम हो गए थे। बेशक कुछ बदकिस्मत लोगों में क्षमता तो थी, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई कौशल नहीं सीखा था और अब वे दूसरों से सलाह के लिए बेताब होकर पूछ रहे थे। इसी क्षण जियांग के मन में एक भयावह विचार आया। क्या होगा अगर उसकी बनाई हर एक प्रतिकृति में अपनी अपनी क्षमता हो? अगर यह सच होता, तब उसकी एक्स स्तरीय क्षमता वास्तव में अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। यहाँ तक कि एसएसएस स्तर की क्षमता भी इसकी तुलना में कमतर साबित हो सकती है, क्योंकि सैद्धांतिक रूप से यदि वह पर्याप्त संख्या में प्रतिकृतियां बना लेता है, अंततः उनमें से किसी एक में एसएसएस स्तरीय क्षमता जागृत होनी ही थी। फुफकार, नहीं, रुकिए। एक चरम स्थिति में अगर उसके पास पर्याप्त प्रतिकृतियां हों, तो वह एक ही समय में एसएसएस स्तर की हर एक क्षमता हासिल कर सकता है। हे भगवान, ये तो बिल्कुल अविश्वसनीय था। लेकिन जियांग ने जल्दी ही खुद को शांत कर लिया, क्योंकि उसे एहसास हुआ अनंत प्रतिकृति निस्संदेह एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली क्षमता थी। लेकिन फिलहाल केवल एक प्रतिकृति के साथ वह अभी भी कमजोर था। दरअसल यह उनके पूरे जीवन का सबसे कमजोर क्षण हो सकता है। उसका मुख्य शरीर, एक बिल्कुल कमजोर व्यक्ति जिसकी युद्ध क्षमता 0.5 है, और भले ही उसकी प्रतिकृति में सी स्तरीय क्षमता थी, लेकिन उसने केवल डी स्तरीय कौशल को ही समझा था, जो वास्तव में शक्तिशाली नहीं था। इस स्तर की ताकत के साथ एक दुर्भाग्यपूर्ण मुठभेड़ पहले ही दिन तत्काल मृत्यु का कारण बन सकती है। तो उसके पास दो विकल्प थे, या तो उसने बेहद सावधानी बरती और छिपा रहा, या फिर उसने जल्द से जल्द मजबूत होने का कोई तरीका ढूंढ लिया। लेकिन अपार्टमेंट के किराए की व्यवस्था से यह स्पष्ट हो गया था कि छिपना कोई विकल्प नहीं था। उसे किराया चुकाने का कोई न कोई तरीका तो ढूंढना ही था, क्योंकि नियमों के अनुसार अगर वह आधी रात तक किराया नहीं चुकाता, तो अपार्टमेंट प्रशासक उसे निकाल देता। जियांग ने अपने कमरे के चारों ओर नजर डाली, जो किसी 5 सितारा होटल के आलीशान अपार्टमेंट जैसा था, और अचानक उसे चक्कर आने लगा और कड़ाके की ठंड लगने लगी। क्योंकि अगर उसे सही से याद था तो अलग अलग आकार के अपार्टमेंट के किराए भी अलग अलग थे। उसने तुरंत चेक की, जहां उसके सहपाठी यह साझा कर रहे थे कि अपना किराया कैसे चेक करें। दरवाजे की ओर दौड़ते हुए उसने अपनी हथेली उस पर दबा दी। एक सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ। अपार्टमेंट का आकार 250.88 वर्ग मीटर। दैनिक किराया 125,440। अल्पविराम। जियांग उस संख्या को घूरता रहा, उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। प्रतिदिन 125, 440। उसने चेक में अन्य सहपाठियों का किराया देखा था, उनमें से अधिकांश का किराया प्रतिदिन कुछ दर्जन या कुछ 100 ही था। सबसे अधिक संख्या वाले भी केवल कुछ हजार ही थे। फिर भी उसका किराया 125,000 से अधिक था। ये क्या बकवास है? ये तो मुझे लूट रहे हैं। मुझे ये लीज रद्द करनी है, अभी के अभी। लेकिन क्या रद्द करना वाकई इतना आसान होगा? जियांग ने दोबारा चेक की। अब तक उसके सहपाठी एक अनजान जगह पर पहुंचने के शुरुआती सदमे से काफी हद तक उबर चुके थे। आखिरकार वे हाई स्कूल के सीनियर छात्र थे, न कि छोटे बच्चे। कुछ लोग तो मजाक भी कर रहे थे। धत तेरे की, अगर मुझे पता होता कि हमें इस अजीब जगह पर ले जाया जाएगा, तो मैं अपना पूरा वीकेंड 7 बेकार प्रैक्टिस एग्जाम देकर बर्बाद नहीं करता। मुझे बाहर जाकर मजे करने चाहिए थे। धत तेरे की, होमवर्क कॉपी करने के लिए मैं सुबह 4 बजे उठ गई। सब बेकार गया। ये सब तुम्हारी गलती है, वान जी। अगर तुमने मुझे अपने नोट्स देने से मना कर दिया होता, तो मैं ये सब करती ही नहीं। जू युएवान, इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ, बस मजाक कर रही थी। इसे गंभीरता से मत लेना, वान जी। सच कहूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ आना बहुत अच्छा है। अब देर रात तक जागना नहीं, परीक्षा के लिए रटा मारना नहीं, अंकों की चिंता नहीं। मैं कभी हाई स्कूल वापस नहीं जाना चाहती। हाँ, ये जगह कितनी भी कठिन क्यों न हो, सीनियर ईयर से तो बदतर नहीं हो सकती। सच में, आप में से किसी को भी अपने माता पिता की चिंता नहीं है?
हम सब बिना किसी निशान के गायब हो गए, वे तो पागल हो गए होंगे। चिंता की क्या बात है, क्या पता हमारे माता पिता को किसी दूसरे शुरुआती अपार्टमेंट में भेज दिया गया हो। शायद जब हम ये चरण पार करके तथाकथित प्रलय अपार्टमेंट पहुंचेंगे तब हम उनसे फिर मिल जाएंगे। बिल्कुल सही। क्या शिक्षक यांग हमेशा यही नहीं कहते थे, दूर के भविष्य की चिंता मत करो, जीवन की कुंजी वर्तमान का साहपूर्वक सामना करना है। बिल्कुल, स्थिति जैसी है वैसी ही है, हमें बस इससे निपटना होगा। ठीक है, ठीक है। शिक्षकों के बारे में बहुत बातें हो गईं। यहाँ कोई शिक्षक नहीं है। हमारा उद्देश्य पढ़ाई करना नहीं है, हमारा उद्देश्य जीवित रहना और इस शुरुआती अपार्टमेंट को खाली करना है। बिल्कुल सही। हमारा दीर्घकालिक लक्ष्य 11वें दिन तक जीवित रहना और सर्वाइवल स्टोन हासिल करना है। लेकिन फिलहाल सबसे जरूरी काम आज का किराया कमाना है। किराया कमाना और जीवन रक्षा के पत्थर खोजना साथ साथ चलना चाहिए। क्या कोई अपना अपार्टमेंट छोड़कर चला गया है? क्या बाहर जाना खतरनाक है? मैंने अपना दरवाजा खोला और बाहर झांका। यह एक धुंधली रोशनी वाला होटल जैसा गलियारा था। बहुत डरावना लग रहा था, इसलिए मैंने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। अभी तो मैं बाहर कदम नहीं रखूंगी। ये तरीका काम नहीं करेगा। देर सवेर हमें यहाँ से निकलना ही होगा और नई जगहों की तलाश शुरू करनी होगी। अगर हम किराया नहीं चुका पाए तो आज रात तक हमारा सफाया हो जाएगा। ये बहुत बुरा है कि हम सब अलग अलग अपार्टमेंट में बिखरे हुए हैं। अगर हम सब साथ होते तो घूमना फिरना इतना डरावना नहीं होता। ठीक उसी समय जब सभी लोग अपनी अगली चाल पर चर्चा कर रहे थे, एक सहपाठी ने अचानक मोर्चा संभालने के लिए आवाज उठाई। गाओ चांग, दोस्तों, मैं काफी समय से हिचकिचा रहा था, लेकिन आखिरकार मैंने फैसला कर लिया है। अब समय आ गया है कि मैं आप सभी के साथ कुछ खुशखबरी साझा करूं। मैं, गाओ चांग, ने एक स्तरीय क्षमता, बिजली तत्व संबंध को जागृत किया है। इतना ही नहीं, मुझ में वाकई अच्छी प्रतिभा होनी चाहिए, क्योंकि मैंने 2 कौशल, C स्तरीय बिजली का बोल्ट और B स्तरीय बिजली की चमक को तुरंत समझ लिया। मेरी सहन शक्ति और ऊर्जा दोनों 5 से ऊपर हैं और मेरी युद्ध क्षमता 48 है। जियांग ये भाई, उसे अभी अभी अपनी पहली प्रतिकृति मिली है और यह बंदा अभी से अपने 20 स्तरीय कौशल और अविश्वसनीय आंकड़ों का प्रदर्शन कर रहा है। गाओ चांग का मैसेज आते ही पूरी चैट में हलचल मच गई। कुछ देर की खामोशी के बाद संदेशों की बाढ़ सी आ गई। अरे बाप रे, S स्तरीय क्षमता, शुरुआत से ही 2 कौशल, क्या ये सच है? गाओ चांग नहीं, चांगे, चांग ये, क्या आप हमें बेवकूफ तो नहीं बना रहे? 48 युद्ध शक्ति, ये तो मेरी शक्ति से 10 गुना ज्यादा है। ये तो अविश्वसनीय है। S स्तरीय क्षमता और 48 युद्ध शक्ति के साथ गाओ चांग हम सभी 80 में सबसे शक्तिशाली होना चाहिए, है ना? चांग ये, तुम तो कमाल हो। तुमने इतनी बड़ी खबर को इतने लंबे समय तक छुपाए रखा। चांगे, कृपया मुझे अपनी देखरेख में ले लो। मेरी क्षमता केवल इस स्तर की है और मैंने अभी तक एक भी कौशल नहीं सीखा है। मैं अकेले जीवित नहीं रह सकता। चांगे, चांग ये, क्या तुम्हें हमारी देर रात की गेमिंग पार्टियां याद नहीं हैं? हमने वादा किया था कि अगर हम कभी अमीर हो गए तो साथ रहेंगे। हर कोई उसकी जान से चिपकने के लिए हाथापाई कर रहा था, संबंध बनाने और सुरक्षा हासिल करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ तक कि जियांग ये को भी लालच हुआ, क्या उसे भी गाओ चांग का दिल जीतने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन कुछ सोचने के बाद उन्होंने ऐसा न करने का फैसला किया। गाओ चांग के पास आने वाले अधिकांश लोग या तो पहले से ही लोकप्रिय थे या उनके साथ अच्छे संबंध रखते थे। इस बीच जियांग ये कक्षा में लगभग न के बराबर ही मौजूद थी। वह ज्यादा सामाजिक नहीं था, वीडियो गेम नहीं खेलता था, उसके ग्रेड औसत थे, उसकी कोई खास रुचियां नहीं थीं और उसे दूसरों को परेशान करना पसंद नहीं था। वह हमेशा से ही अकेला रहना पसंद करता था, स्कूल आने जाने का काम भी वह अकेले ही करता था। अगर वह अब अचानक गाओ चांग की चापलूसी करने की कोशिश करता तो इस बात की पूरी संभावना थी कि उसे नजरअंदाज कर दिया जाता। लेकिन शायद ऐसा न भी हो। अब हालात अलग थे। सहपाठियों को अब उनके अंकों, पृष्ठभूमि या लोकप्रियता के आधार पर महत्व नहीं दिया जाता था। अब तो सब कुछ युद्ध शक्ति के बारे में था। उसकी प्रतिकृति में C स्तरीय क्षमता, D स्तरीय कौशल और 5.5 की युद्ध शक्ति थी। इससे शायद वह शारीरिक शक्ति के मामले में कुछ सामाजिक रूप से आकर्षक लोगों से भी आगे निकल जाए। लेकिन फिर भी ज्यादा फर्क नहीं था, उससे कहीं ज्यादा ताकतवर लोग जरूर थे। जियांग ये जब सोच ही रही थी कि तभी गाओ चांग ने फिर बोलना शुरू किया।
गाओ चांग, सब लोग घबराओ मत। मैं अभी अपनी क्षमता और युद्ध शक्ति इसलिए प्रकट कर रहा हूं ताकि हम सब मिलकर इस शुरुआती अपार्टमेंट को पार कर सकें। सच कहूं तो मैं अपना अपार्टमेंट छोड़कर पहली मंजिल पर अपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेटर से मिल चुका हूं और मैं इसकी पुष्टि कर सकता हूं, रास्ते में कोई खतरा नहीं था। अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो मेरा सुझाव है कि हम पहली मंजिल पर स्थित प्रशासक के कार्यालय में मिलें। तुम लोग क्या सोचते हो? उनके शब्दों ने चैट को एक बार फिर चौंका दिया। जल्द ही प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। वाह, मेरा किराया 600 है। मैं वैसे भी प्रशासक के पास जाकर अपना किरायानामा रद्द करवाने की योजना बना रहा था। मैं सहमत हूँ, हमें साथ रहना चाहिए, ये कहीं अधिक सुरक्षित तरीका है। लेकिन मुझे अभी भी अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलने में थोड़ा डर लग रहा है। अगर कुछ हो गया तो क्या होगा? गाओ चांग ने उन्हें तुरंत आश्वस्त किया। गलियारे में हल्की रोशनी है, ये वास्तव में खतरनाक नहीं है। गलियारे में लाल बत्ती की ओर सीधे चलें, आपको लिफ्ट मिल जाएगी। लिफ्ट से पहली मंजिल पर उतरें और आप कुछ ही समय में अपार्टमेंट प्रशासक के कार्यालय पहुंच जाएंगे। इसके अलावा पहली मंजिल पर विशेष सुविधाएं हैं जिन्हें सभी को अवश्य देखना चाहिए। इससे तुरंत ही सबकी दिलचस्पी बढ़ गई। अरे सच में, किस तरह की सुविधाएं? क्या वे हमारी सहनशक्ति और ऊर्जा बढ़ाने या कौशल सीखने में मदद कर सकती हैं? क्या हम वहां किराया कमा सकते हैं? मुझे जल्द से जल्द पैसे कमाने की जरूरत है, वरना तनाव से मुझे दिल का दौरा पड़ जाएगा। लेकिन जवाब देने के बजाय गाओ चांग चुप रहा। काफी देर बाद अचानक एक नया संदेश सामने आया। ये सच है, चांग ये झूठ नहीं बोल रहा था। मैं सुरक्षित रूप से पहली मंजिल पर पहुंच गया और उससे मिल गया। और उसने मुझे अपना प्लेयर पैनल भी दिखाया। उसकी एसटीएफ क्षमता और 48 कॉम्बैट पावर 100% असली है। जैसे ही इसकी पुष्टि हुई और भी संदेश आने लगे। मैंने भी कर दिखाया। ये सचमुच एक साधारण लिफ्ट की सवारी थी, बिल्कुल भी खतरनाक नहीं। मेरे साथ भी यही हुआ। अभी अभी पहली मंजिल पर पहुंचा हूं और अब मैं गाओ चांग के साथ हूं। मैं भी, हम सब यही हैं। जैसे जैसे अधिक से अधिक लोग सफलतापूर्वक मिल रहे थे, शेष छात्र खुद को रोक नहीं पाए। अरे बाप रे, इतनी जल्दी! मैं तो बिल्कुल भी चूकने वाला नहीं हूँ। मैं भी नीचे जा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। मैं अब अपने अपार्टमेंट से निकल रही हूँ। चांद गे, मेरा इंतजार करना। मैं भी बिल्कुल वैसा ही महसूस कर रहा हूँ। बस एक पल में पहुँच जाता हूँ। मैं भी अभी अभी बाहर निकला हूँ। लगता है गलियारे वाकई खतरनाक नहीं है। ध्यान दे, लिफ्ट में चेक सिग्नल नहीं है, लेकिन चिंता न करें, सफर बहुत छोटा है, बिल्कुल सुरक्षित। बस इसी तरह लगभग सभी लोग गाओ चांग के निर्देशों का पालन करते हुए लिफ्ट से पहली मंजिल पर जाने लगे। इसी बीच जियांग ये की प्रतिकृति उसके आलीशान अपार्टमेंट के दरवाजे पर खड़ी थी। उसका मुख्य शरीर सोफे पर आराम से लेटा हुआ था। वह झिझका। क्या उसे गाओ चांग से मिलने जाना चाहिए? चाहे वह समूह में शामिल हुआ हो या नहीं, उसे अपना अपार्टमेंट तो छोड़ना ही था। विशेषकर इसलिए क्योंकि अपना पट्टा रद्द करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता थी। इसलिए उसे हर हाल में अपार्टमेंट प्रशासक से मिलना ही था। और चैट को देखकर तो यही लगता है, अगर सिर्फ एक या दो लोग ही मिले होते तो भी इस बात की संभावना थी कि यह एक जाल हो। लेकिन चूंकि कई सहपाठी बिना किसी समस्या के सफलतापूर्वक पहुंच गए थे, इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि यह सुरक्षित था। के अतिरिक्त बाकी सभी लोग व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो रहे थे। दूसरी ओर वह तो बस एक प्रतिकृति भेज रहा था। अगर कुछ गलत भी हो जाता तो उसके पास एक अतिरिक्त जीवन था। इस बात को ध्यान में रखते हुए जियांग को और भी अधिक यकीन हो गया कि पहली मंजिल पर जाना ही सही विकल्प था। आखिरकार ये उसके सहपाठी थे। बेशक नए वातावरण में मानव स्वभाव धीरे धीरे अपना काला पक्ष प्रकट करेगा, लेकिन निश्चित रूप से कोई भी तुरंत पागल होकर एक दूसरे को मारना शुरू नहीं कर देगा। इसी विचार के साथ जियांग ने अपने प्रतिरूप को रसोई में भेजा, एक रसोई का चाकू उठाया और सावधानीपूर्वक अपार्टमेंट का दरवाजा खोला। बाहर का गलियारा उतना ही धुंधला और भयावह था जितना कि सभी ने बताया था। ये लंबा और संकरा फैला हुआ था, जिससे एक शांत, बेचैन कर देने वाला वातावरण उत्पन्न हो रहा था। उसने अपना सिर बाहर निकाला और दोनों दिशाओं का जायजा लिया। लगभग हर 3 मीटर पर एक दरवाजा था, संभवतः यह अन्य अपार्टमेंटों की ओर जाता था। प्रत्येक दरवाजे पर एक कमरा नंबर प्रदर्शित था। जियांग ने अपनी ओर एक नज़र डाली। 2025। यह शायद एक साल नहीं, बल्कि 20वीं मंजिल पर कमरा नंबर 25 था।
तो यह अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स बहुत विशाल होगा। तत्काल कोई खतरा न होने की पुष्टि करने के बाद जियांग ये सावधानीपूर्वक बाहर निकल आया। दाएं बाएं नजर घुमाते हुए उसने दूर से एक हल्की लाल चमक देखी। वह लिफ्ट ही होगी। गाओ चांग के निर्देशों का पालन करते हुए लाल चमक ने लिफ्ट की दिशा का संकेत दिया। जियांग ये की प्रतिकृति ने रसोई के चाकू को कसकर पकड़ रखा था और सावधानीपूर्वक लाल बत्ती की ओर बढ़ रही थी। इस बीच उसका मुख्य शरीर अपार्टमेंट के आलीशान सोफे पर आराम से लेटा हुआ था और वह सोच में डूबा हुआ चैट संदेशों पर नजर रख रहा था। इस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में कम से कम 20 मंजिलें प्रतीत होती थीं और उसने जो देखा उसके आधार पर प्रत्येक मंजिल पर बहुत सारे कमरे थे। फिर भी कुल मिलाकर केवल 80 नौसिखिया खिलाड़ी ही थे। तो उन अतिरिक्त अपार्टमेंटों का क्या होगा? क्या वे खाली थे या फिर उनमें कोई और चीज निवास कर रही थी? जैसे ही यह विचार उनके मन में आया, उसकी प्रतिकृति लिफ्ट तक पहुंची। धुंधले गलियारे में उसकी लाल चमक टिमटिमा रही थी। लेकिन जब वह लिफ्ट का इंतजार कर रहा था, तभी अचानक जियांग ये के दिमाग में एक सिस्टम नोटिफिकेशन गूंज उठा। डिंग! अपार्टमेंट घोषणा। वांग लिंगलिंग को इस अपार्टमेंट में लेवल 1 तक पहुंचने वाली पहली खिलाड़ी बनने पर बधाई। पुरस्कार: एक काला लोहे का खजाना। जियांग ये, किसी ने पहले ही लेवल अप कर लिया। लेवल 1 पर पहुंच गए। ये क्या बकवास है? उसने ये कैसे किया? अपार्टमेंट के सोफे पर आराम कर रही जियांग ये अचानक चौंककर उठ बैठी और जल्दी से चेक ग्रुप चेक किया। और सच में पूरी चेक पल भर में ही वायरल हो गई। अरे बाप रे! दूसरी कक्षा की वांग लिंगलिंग, वो तो लेवल 1 पर पहुंच गई। मैंने सुना, धिक्कार है, मैं अभी अभी लिफ्ट से बाहर निकला था और उस घोषणा ने मुझे लगभग मौत के घाट उतार दिया। अरे ये क्या? वांग लिंगलिंग का लेवल कैसे बढ़ गया? राक्षसों को मारकर? क्या इसका मतलब ये नहीं कि अपार्टमेंट खतरनाक है? क्या मैं अकेला ऐसा व्यक्ति हूँ जिसे वांग लिंगलिंग के काले लोहे के खजाने के संदूक के अंदर क्या है, ये जानने की जिज्ञासा है? एट वांग लिंगलिंग, चलो बताओ, तुमने कैसे अपनी स्किल्स को बेहतर बनाया? एट वांग लिंगलिंग, हम सब सहपाठी हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा की जानी चाहिए। मुझे यकीन है कि वह एक शब्द भी नहीं बोलेगी। अगर लेवल 1 तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति के लिए घोषणा और पुरस्कार है, तो लेवल 2 तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति के लिए भी कुछ न कुछ जरूर होगा। जब तक वह इस रहस्य को छुपाए रखेगी, तब तक वह आगे रह सकती है और लगातार लाभ कमाती रह सकती है। एट वांग लिंगलिंग, भोली मत बनो। यहाँ हमारे इतने सारे सहपाठी हैं, हम देर सवेर रहस्य का पता लगा ही लेंगे। जब ऐसा होगा, तो इस स्तरीय क्षमता वाला चांगे निश्चित रूप से तुमसे आगे निकल जाएगा। अगर तुम इसे अभी छुपाती रहोगी, तो बाद में उसे तुम्हें साथ न ले जाने के लिए दोष मत देना। हाँ, चांगे, कुछ बोलो। मुझे लगता है कि तुम्हें ही वांग लिंगलिंग से राज उगलवाना चाहिए। देखते हैं कि क्या वो तब भी इसे अपने तक ही रखने की हिम्मत करती है। एक पल के लिए वांग लिंगलिंग, जो समूह में सबसे पहले पदोन्नति पाने वाली लेकिन चुप रहने वाली सदस्य थी, अचानक सभी की सार्वजनिक दुश्मन बन गई थी। संदेशों से यह स्पष्ट था कि लगभग सभी छात्र अगले स्तर पर जाने के लिए बेताब थे। वे वांग लिंगलिंग पर दबाव डालने के लिए गाओ चांग के प्रभाव का इस्तेमाल करना चाहते थे ताकि वह रहस्य का खुलासा कर दे। और गाओ चांग खुद भी निश्चित रूप से अपने कौशल को निखारने के लिए उतना ही उत्सुक था। इसलिए भीड़ की इच्छा का पालन करते हुए उन्होंने तुरंत वांग लिंगलिंग को टैग किया। एट वांग लिंगलिंग, तुम कहाँ हो? पहली मंजिल पर क्यों नहीं आती? मुझे लगता है कि यह नियति है कि हम इतने सारे लोग एक साथ यहाँ आ गए हैं। हमें साथ रहना चाहिए, हमारे जीवित रहने की संभावना बहुत अधिक होगी। जल्द ही अन्य सहपाठियों ने भी अपनी राय देना शुरू कर दिया। हाँ, मत भूलो, घोषणा में अनुभवी खिलाड़ियों के अपार्टमेंट में प्रवेश करने का जिक्र था। अगर हम नए खिलाड़ी एक साथ नहीं रहेंगे, तो बाद में उनसे मुकाबला कैसे करेंगे? बिल्कुल सही, वांग लिंगलिंग, स्वार्थी मत बनो। महत्वपूर्ण जानकारी सभी के साथ साझा की जानी चाहिए। बिल्कुल सही, अगर मुझे कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिली होती, तो मैं उसे निश्चित रूप से सबके साथ साझा करता। ये नैतिक दबाव एक के बाद एक बहुत ही जोरदार तरीके से आ रहा था। जियांग ये ने सारा ड्रामा अपनी आंखों के सामने घटते देखा और मन ही मन उम्मीद की कि वांग लिंगलिंग समतलीकरण का रहस्य साझा करेगी। आखिरकार अपग्रेड होने से कुछ फायदे तो जरूर होंगे। इस तरह की जीवन रक्षा की स्थिति में ताकत में थोड़ी सी भी वृद्धि जीवित रहने की संभावना को बढ़ा सकती है।
इसीलिए ये सहपाठी आपसी सौहार्द की भावना को त्याग कर एक दूसरे को दोषी ठहराने का सहारा ले रहे थे। वे बस मजबूत बनने के लिए बहुत उत्सुक थे और इसलिए अपने सहपाठियों के लगातार दबाव के आगे झुकते हुए वांग लिंगलिंग ने आखिरकार अपनी बात कह दी। लेकिन उनका पहला संदेश ये था। वांग लिंगलिंग। स्तर 1 स्टेमिना 6.8, ऊर्जा 8.4, लड़ाई शक्ति 68, उत्तर जीवितांक 0, क्षमता अंधकार तत्व संबंध S, कौशल शैडो रेप्लिका 8, समन अनडेड B, ब्लैक वोलवेंट B। अल्पविराम। यह क्या ये वांग लिंगलिंग का प्लेयर पैनल था? जियांग ये समेत सभी सहपाठी उस संदेश को सुनकर पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। उसका पैनल हद से ज्यादा ही शक्तिशाली था। उसके पास S स्तरीय क्षमता थी, फिर भी उसने एक A स्तरीय कौशल और 2 B स्तरीय कौशल भी अनलॉक कर लिए थे। और शैडो रेप्लिका और समन अनडेड दोनों ही बेहद शक्तिशाली कौशल लग रहे थे। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उसकी युद्ध क्षमता 68 थी। ये गाओ चांग से 20 अंक अधिक था, जिसके पास भी S स्तरीय। चेक ग्रुप में एकदम सन्नाटा छा गया, मानो पूरी दुनिया थम सी गई हो। कुछ ही देर बाद वांग लिंगलिंग ने एक और संदेश भेजा। जो कौशल अनलॉक होते हैं वे क्षमता के स्तर और व्यक्तिगत समझ दोनों पर निर्भर करते प्रतीत होते हैं। आपकी समझ जितनी अधिक होगी, आप उतने ही अधिक कौशल अनलॉक करेंगे और उनका रैंक उतना ही मजबूत होगा। लेकिन समझ के माध्यम से अर्जित कौशल किसी व्यक्ति की क्षमता के स्तर से अधिक नहीं होना चाहिए। अब मैं पूछना चाहता हूँ, क्या यहाँ किसी के पास S स्तर से ऊपर की कोई क्षमता है? STS से ऊपर। जियांग ये की X स्तरीय क्षमता ठीक वैसी ही होनी चाहिए, लेकिन उनकी क्षमता विकास उन्मुख थी। अभी जब ये सबसे कमजोर स्थिति में है, तो उसके पास चेक में इसे उजागर करने की मूर्खता करने का कोई तरीका नहीं था। इसलिए किसी ने जवाब नहीं दिया। वांग लिंगलिंग ने आगे कहा, ठीक है, जैसा कि हम देख सकते हैं, यहाँ मौजूद 80 लोगों में से मैं इस समय सबसे मजबूत होना चाहिए। अब अगर आप सभी चाहते हैं कि मैं लेवलिंग का रहस्य साझा करूं, तो मेरी एक शर्त है। आप बार बार कहते हैं कि हम एक टीम हैं, हमें एकजुट रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। लेकिन मैं यह अच्छी तरह जानता हूं कि कुछ लोगों के अपने स्वार्थ होते हैं और वे वास्तव में एकजुट नहीं होना चाहते। और अगर मेरे पास कोई महत्वपूर्ण जानकारी है, तो उसे उन लोगों के साथ साझा करने का कोई कारण नहीं है जो सहयोग करने से इनकार करते हैं। तो मेरा प्रस्ताव यह है, जैसा कि गाओ चांग ने सुझाव दिया था, सभी इच्छुक लोग पहली मंजिल पर एकत्रित हो जाएं। जब हम सब वहां पहुंच जाएंगे, तो मैं सार्वजनिक रूप से लेवल अप करने का रहस्य प्रकट करूंगा। दूसरे शब्दों में, जो लोग एकत्र होने से इनकार करते हैं, जो लोग अकेले कार्य करना चुनते हैं, उन्हें मेरी जानकारी तक पहुंचने का कोई अधिकार नहीं होगा। जैसे ही उसने ये कहा, सहपाठियों ने तुरंत सहमति जता दी। मैं तैयार हूँ, टीमवर्क में कोई बुराई नहीं है। मैं पहले ही पहली मंजिल पर पहुंच चुका हूँ। वांग लिंगलिंग, तुम कब तक आओगी? ओह, तो आपका यही मतलब था। पहले आपको गलत समझने के लिए क्षमा करें, सिस्टर लिंग। हाँ, मैं भी माफी मांगती हूँ। मुझे आपसे इतनी उदारता की उम्मीद नहीं थी, सिस्टर लिंग। बहन लिंग और चांगे के नेतृत्व में हमारी कक्षा इस नए अपार्टमेंट में जरूर सफल होगी। हाँ, जब अनुभवी खिलाड़ी आएंगे, तो हम उन्हें हमें हराने नहीं दे सकते। स्पष्टतः वांग लिंगलिंग के प्लेयर पैनल को देखने के बाद उनके प्रति उनका रवैया नाटकीय रूप से बदल गया था। कुछ लोग तो गाओ चांग की तुलना में उसके प्रति अधिक सम्मानजनक प्रतीत होते थे। लेकिन जैसे ही जियांग ये ने वांग लिंगलिंग के शब्दों पर विचार किया, उसके मन में एक विचार उत्पन्न हुआ। और सच में, लिफ्ट का इंतजार करते समय उसने वांग लिंगलिंग का नवीनतम संदेश देखा। दोस्तों, अभी चापलूसी शुरू मत करो, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। जब मैं एकता और सहयोग कहता हूँ, तो मेरा मतलब है कि सभी को एक साथ इकट्ठा होना चाहिए, जानकारी साझा करनी चाहिए, संसाधन साझा करने चाहिए और एक इकाई के रूप में कार्य करना चाहिए। मैं आप सभी को लेवलिंग प्रक्रिया के बारे में बताऊंगा, किराया कमाने में आपकी मदद करूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि हमारी टीम का हर सदस्य इस नए अपार्टमेंट की चुनौती से पार पा ले। लेकिन बदले में, मैं टीम में शामिल होने वाले हर व्यक्ति से पूर्ण पारदर्शिता की अपेक्षा करता हूं। इसलिए एक बार जब हम सब इकट्ठा हो जाएं, तो सभी को स्वेच्छा से अपना प्लेयर पैनल टीम को दिखाना होगा। इसके बाद से की गई किसी भी कार्रवाई की रिपोर्ट मुझे और गाओ चांग को देनी होगी, और उन कार्यों से होने वाले सभी लाभ सभी के बीच साझा किए जाएंगे। अब ये तो मूलतः सारे दिखावे को त्याग देना था। पहले जब सहपाठी एकता की बात करते थे,
तो उनका मतलब केवल सुरक्षा के लिए एक साथ रहना होता था। लेकिन वांग लिंगलिंग के एकता और सहयोग के विचार का स्पष्ट अर्थ था सभी पर सख्त सैन्य शैली का नियंत्रण स्थापित करना। वह स्पष्ट रूप से चिंतित थी कि कुछ लोगों ने शक्तिशाली क्षमताओं को जागृत कर लिया होगा और उन्हें छिपा रहे होंगे। इसलिए वह सभी छात्रों पर पूर्ण नियंत्रण चाहती थी। और वाकई उनकी घोषणा के बाद समूह की प्रतिक्रिया पहले जितनी उत्साहजनक नहीं थी। फिर भी कुछ लोगों ने तुरंत अपनी आवाज उठाई। मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। जब तक सिस्टर लिंग और चांद गे हमें जीत दिलाते रहेंगे, मैं आपकी हर बात मानूंगा। अपना प्लेयर पैनल दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन टीम बनाने के बाद आप जानबूझकर कमजोर सदस्यों को खतरनाक काम तो नहीं सौंपेंगे, है ना? गाओ चांग, बिल्कुल नहीं। हमारे समूह का नाम एकता और सहयोग टीम है। हमारा पूरा उद्देश्य एकजुट होकर एक दूसरे की मदद करना है। इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। बहन लिंग पहले ही पहली मंजिल पर हमारे साथ आ चुकी हैं और यहाँ एकत्रित सभी लोग उनकी योजना से सहमत हैं। अगर आप टीम में शामिल होना चाहते हैं तो अभी पहली मंजिल पर बने सभा स्थल पर आएं। लेकिन अगर तुम अकेले ही काम करने का फैसला करते हो तो बाद में मुसीबत में पड़ने पर मदद के लिए हमारे पास रोते हुए मत आना और सहपाठी की वफादारी का बहाना बनाकर हमें दोषी महसूस कराने की कोशिश मत करना। इस संदेश के साथ ही स्वतंत्र होना चाहने वाले कुछ छात्र तुरंत दबाव महसूस करने लगे और जो लोग अभी भी अनिर्णायक थे वे भी समूह में शामिल होने की ओर झुकने लगे। इसी बीच जियांग की प्रतिकृति आखिरकार लिफ्ट तक पहुंच गई। एक झंझनाहट के साथ लिफ्ट के दरवाजे खुल गए। खुली लिफ्ट का भीतरी भाग एक आयताकार स्तंभ जैसी जगह थी। ये देखने में किसी साधारण लिफ्ट से ज्यादा अलग नहीं लग रही थी, सिवाय इसके कि रोशनी मंद थी जिसमें हल्की लाल चमक थी। जियांग एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन अंत में उसकी प्रतिकृति फिर भी अंदर चली गई। बेशक उनका उस तथाकथित एकता और सहयोग टीम में शामिल होने और दूसरों को खुद पर नियंत्रण रखने देने का कोई इरादा नहीं था। आखिरकार एक बार इस तरह का संगठन बन जाने के बाद असली लाभार्थी हमेशा नेता ही होंगे। नियमित सदस्य वे तो बस इस्तेमाल किए जा सकने वाले मजदूर हैं और जरूरत पड़ने पर कमजोरों को आसानी से तोप के चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। जियांग कभी भी सामाजिक स्वभाव की नहीं थी। स्वाभाविक रूप से वह अकेले ही छुपकर घूमना पसंद करता था। लेकिन अब जबकि वांग लिंगलिंग और गाओ चांग ने खुले तौर पर अपनी एकता और सहयोग टीम के गठन की घोषणा कर दी है, तो जो लोग इसमें शामिल होने से इनकार करेंगे उन्हें संभवतः बहिष्कार और निशाना बनाए जाने का सामना करना पड़ेगा। स्पष्टतः केवल बलवान लोग ही अकेले रहने का जोखिम उठा सकते थे। कमजोर लोगों के लिए अकेले आगे बढ़ने की कोशिश करना टीम में शामिल होने से भी बदतर हो सकता है। और इस समय जियांग कमजोर था। हालांकि उनकी क्षमता की प्रकृति को देखते हुए शुरुआती चरणों में जीवित रहने के लिए टीम में शामिल होना कोई बुरी रणनीति नहीं थी। आखिरकार वह बाकी सब लोगों से अलग था। वह हर दिन एक अतिरिक्त प्रतिकृति प्राप्त कर सकता था और टीम में शामिल होने वाला सिर्फ एक ही प्रतिकृति। उसका असली शरीर और अन्य प्रतिकृतियां पूरी तरह से स्वतंत्र रहेंगी। कुछ अन्य लोगों के लिए टीम में शामिल होने का मतलब था उनके विकास का सीमित होना, लेकिन उसके लिए जब तक वह जीवित रहेगा वह हर दिन और मजबूत होता जाएगा। इसके अलावा पुरानी कहावत की तरह सबसे बड़ा रहस्य सबके सामने छिपा रहना है। अगर उसने शामिल होने से इनकार कर दिया तो संभवतः वह वांग लिंगलिंग और गाओ चांग की नज़रों में आ जाएगा। लेकिन अगर वह किसी घटिया किस्म के नकली सदस्य का इस्तेमाल करके टीम में शामिल होता है तो वह टीम का एक और औसत साधारण सदस्य बनकर रह जाएगा। न तो वांग लिंगलिंग और न ही गाओ चांग उस पर ज्यादा ध्यान देंगे। इस तरह उसके पहले 2 दिनों तक सुरक्षित रहने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। इसलिए जब तक लिफ्ट पहली मंजिल पर पहुंची, जियांग अपना फैसला पहले ही ले चुका था। लेकिन कुछ गड़बड़ सी महसूस हो रही थी। इस समय कई सहपाठी लिफ्ट से होते हुए पहली मंजिल पर इकट्ठा होने के लिए जा रहे होंगे और उसने जो देखा था उसके अनुसार अपार्टमेंट के गलियारे में केवल एक ही लाल रंग की रोशनी वाली लिफ्ट थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पूरी उतरने की यात्रा के दौरान उसे कोई और नहीं मिला। 20वीं मंजिल से पहली मंजिल तक आते समय लिफ्ट एक बार भी नहीं रुकी। इस अपार्टमेंट की लिफ्ट, उसमें कुछ तो अजीब जरूर था। फिर भी यात्रा के दौरान वास्तव में कुछ भी गलत नहीं हुआ। जैसे ही जियांग लिफ्ट से बाहर निकली, हे भगवान, सामने से एक चौंकी हुई आवाज आई। जियांग
तुमने तो मुझे बुरी तरह डरा दिया। ये कक्षा 1 की गणित की प्रतिनिधि लू शेन थी। उन्हें लू गॉड उपनाम दिया गया था और वे विज्ञान के क्षेत्र में एक विलक्षण प्रतिभा थे। गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान में वे उत्कृष्ट प्रदर्शन करते थे, जबकि चीनी और अंग्रेजी में वे लगातार असफल होते थे। लू शेन स्पष्ट रूप से घबराया हुआ था। उसने अपनी छाती पकड़ रखी थी और तेजी से सांस छोड़ रहा था। अरे यार, मैं अभी अभी लिफ्ट से बाहर निकली थी और तुम तुरंत बाद बाहर आ गई। मुझे लगा जैसे मैंने कोई भूत देख लिया हो। उसने भौहें चढ़ाते हुए लिफ्ट की ओर एक नज़र डाली। ये लिफ्ट वाकई अजीब है। यहाँ तो सिर्फ एक ही लिफ्ट है, फिर भी हम एक के बाद एक बाहर निकलते रहे और अंदर कभी एक दूसरे से नहीं टकराए। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, लिफ्ट के दरवाजे फिर से खुल गए। इस बार दूसरी कक्षा की बाई रोवान बाहर निकली। उसकी त्वचा गोरी थी, चेहरा गोल था और बड़ी बड़ी चमकदार आंखें थीं। वह ऐसी लड़की थी जो सौम्य और मनमोहक दोनों तरह का आभास देती थी। हालांकि वे एक ही कक्षा में नहीं थे, फिर भी उसने लू शेन को स्पष्ट रूप से पहचान लिया, जो एक जानी मानी हस्ती थी। उसे देखते ही उसकी आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। हे भगवान, तुम लिफ्ट के पास क्या कर रहे हो? किसी का इंतजार कर रहे हो? हमेशा की तरह सहज स्वभाव वाले लू शेन ने अनायास ही उत्तर दिया। नहीं, मैं भी अभी अभी लिफ्ट से बाहर निकला हूँ, बिल्कुल आपकी तरह। मुझे लगता है इस लिफ्ट में कुछ गड़बड़ है। ये सुनकर बाई रोवान तुरंत पीछे हट गई और एक डरी हुई छोटी बिल्ली के बच्चे की तरह उसके पीछे पीछे चलने लगी। तभी उसकी नज़र जियांग ये पर पड़ी। वह थोड़ी देर हिचकिचाए, सोचने के बाद बोली, आप कक्षा 1 से हैं, है ना? वह स्पष्टतः उसे उसका नाम याद नहीं था। जियांग ये ने स्वयं उत्तर दिया, जियांग ये। अरे हाँ, जियांग ये। बाई रोवान ने मानो अभी अभी याद आने का नाटक किया और उसे बिल्कुल न जानने की असहजता को छिपाने की कोशिश की। जियांग ये को कोई परवाह नहीं थी। दरअसल वह सादगी से रहना पसंद करते थे, जितना कम ध्यान आकर्षित करें उतना ही बेहतर। इसी बीच लू शेन लिफ्ट के बारे में कोई सुराग न मिलने पर निराश होकर आह भरी। जो भी हो, अगर इसमें कुछ अजीब है तो ठीक है, बस ये खतरनाक न हो। खैर, आप दोनों के बारे में क्या? आपकी क्षमता और युद्ध शक्ति क्या है? अपनी क्षमता पर स्पष्ट रूप से आश्वस्त बाई रोवान ने सीधे जवाब दिया। मैंने 20 स्तरीय क्षमता स्थानिक तत्व संबंध को जागृत किया है और मैंने अपना पहला निष्क्रिय कौशल पॉकेट स्पेस अनलॉक कर लिया है। उसके शब्दों ने लू शेन और जियांग ये दोनों को चौंका दिया। आखिरकार कुछ छात्रों ने पहले ही चेक में अपनी क्षमताओं का खुलासा कर दिया था। अधिकांश एलिमेंट एफिनिटी क्षमताएं सामान्य तत्वों धातु, लकड़ी, पानी, अग्नि या पृथ्वी पर आधारित थीं। हवा, बिजली या बर्फ जैसे दुर्लभ तत्व भी पहले से ही असामान्य माने जाते थे। और वांग लिंगलिंग की डार्क एलिमेंट एफिनिटी, वह तो असाधारण रूप से दुर्लभ थी। कुछ शीर्ष छात्रों ने तो ये भी अनुमान लगाया था कि शायद इसमें प्रकाश तत्व के प्रति आकर्षण की भूमिका हो सकती है, लेकिन किसी ने भी स्पेस एलिमेंट एफिनिटी जैसी किसी चीज़ के अस्तित्व की उम्मीद नहीं की थी। और बाई रोवान के पास वास्तव में वह चीज़ थी। भले ही ये केवल 20 स्तरीय थी, लेकिन यह संभवतः अधिकांश 20 स्तरीय मौलिक क्षमताओं की तुलना में अधिक दुर्लभ और शक्तिशाली थी। बेशक बाई रोवान अपनी क्षमता की विशिष्टता से पूरी तरह अवगत थी। वह इससे बेहद संतुष्ट थी, लेकिन परीक्षा में अच्छे अंक लाने से पहले पढ़ाई न करने का दिखावा करने वाले शीर्ष छात्रों की तरह उसने भी परेशान चेहरा बनाया और नाटकीय ढंग से आह भरी। मुझे नहीं लगता कि मेरी क्षमता इतनी अच्छी है। मेरी पॉकेट स्पेस स्किल मुझे सिर्फ आइटम स्टोर करने देती है, इसमें हमला करने की कोई शक्ति नहीं है। लू शेन ने तुरंत उसे आश्वस्त किया। पॉकेट स्पेस शायद आपत्तिजनक न लगे, लेकिन यह अविश्वसनीय रूप से उपयोगी है। इसके अलावा ये तो बस आपकी शुरुआती क्षमता है। आप बाद में और भी शक्तिशाली स्थानिक क्षमताओं को अनलॉक कर सकते हैं। उपन्यासों की तरह स्थानिक टेलीपोर्टेशन, स्थानिक ब्लेड, इस तरह की चीजें। खासकर स्थानिक ब्लेड, वे तो अंतरिक्ष को भी काट सकते हैं। वे शायद सभी सुरक्षा प्रणालियों को भेदने में सक्षम हों। इसके बारे में बात करने मात्र से ही लू शेन उत्साहित हो गया। बाई रोवान की ओर उसकी निगाहों में ईर्ष्या और कुछ अन्य भाव भी झलक रहे थे। बाई रोवान बेशक सभी प्रशंसाओं से मन ही मन प्रसन्न थी, लेकिन उसने हताशा का नाटक किया और फिर से आह भरी। उफ, कौशल अनलॉक करना इतना आसान नहीं है। खैर, मेरे बारे में बहुत हो गया। आपके बारे में क्या, लू गॉड? आपकी क्षमता क्या है? लू शेन ने नाटकीय अंदाज में सिर हिलाते हुए आह भरी। आह, इसे कहते हैं बदकिस्मती।
मुझे तो सिर्फ सी स्तरीय अग्नि तत्व की क्षमता ही मिली है। जियांग ये ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि लू शेन के पास भी उसकी इस प्रतिकृति की तरह सी स्तरीय क्षमता होगी। लेकिन इस बारे में सोचने पर उसके सहपाठियों में शायद सबसे आम क्षमताएं इसी स्तर की थीं। न तो बहुत मजबूत और न ही बहुत कमजोर, बस औसत। इस समय लू शेन की क्षमता के बारे में सुनकर बाई रोवान के चेहरे पर निराशा के स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहे थे। हालांकि लू शेन ने तुरंत जोड़ा। उस बयान से बाई रोवान और जियांग ये दोनों चौंक गए। आखिरकार चैट ग्रुप में साझा की गई जानकारी के आधार पर अधिकांश छात्रों ने ऐसे कौशल हासिल किए जो उनकी क्षमता से 1 या 2 स्तर नीचे थे। कुछ छात्रों ने एक क्षमता को जागृत करने के बावजूद कोई भी कौशल हासिल नहीं किया। यहाँ तक कि 2 तथाकथित शीर्ष खिलाड़ी गाओ चांग और वांग लिंगलिंग के पास स्तरीय क्षमताएं थीं, लेकिन उन्होंने स्तरीय कौशल को जागृत नहीं किया। लेकिन यहाँ लू शेन था। केवल सी स्तरीय क्षमता होने के बावजूद उसने सी स्तरीय और डी स्तरीय दोनों कौशल जागृत कर लिए थे। इसका केवल एक ही अर्थ हो सकता है, लू शेन की समझदारी अत्यंत उच्च स्तर की थी। अगर भविष्य में उसके पास अपनी क्षमता का स्तर बढ़ाने का कोई तरीका होता तो उसकी क्षमता बहुत अधिक हो सकती थी। और केवल उनकी क्षमताओं के आधार पर ही लू शेन की प्रारंभिक युद्ध क्षमता संभवतः 20 स्तरीय या यहाँ तक कि स्तरीय क्षमता वाले किसी व्यक्ति के बराबर थी। ये जानकर बाई रोवान ने अब उसे नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं की और तुरंत उसकी प्रशंसा की। लू गॉड सचमुच अपने नाम के अनुरूप हैं। आपकी समझ औसत से कहीं अधिक है। अगर आपको कभी अपनी क्षमता का स्तर बढ़ाने का मौका मिले तो आप अजेय हो जाएंगे। लू शेन ने नाटकीय अंदाज में आह भरी। इसीलिए तो मैं खुद को बदकिस्मत कहता हूँ। मेरी समझ तो अच्छी है, लेकिन मेरी क्षमता का स्तर बहुत कम है। खैर, मेरे बारे में बहुत हो गया। आपका क्या हाल है, जियांग ये? आपने कौन सी क्षमता जागृत की है? जियांग ये हमेशा की तरह अपने आप में ही मग्न रहा। अगर कोई सीधे तौर पर नहीं पूछता तो वह खुद से जानकारी देने की कोशिश नहीं करता। अब जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने बिना किसी भाव भंगिमा के शांत भाव से उत्तर दिया। मैंने इसी स्तरीय क्षमता स्वर्ण तत्व संबंध को जागृत किया है और मेरा प्रारंभिक कौशल डी स्तरीय है, स्वर्ण प्रकाश तकनीक। लू शेन ने दोबारा पुष्टि की। सिर्फ एक कौशल, सिर्फ एक डी स्तरीय गोल्डन लाइट तकनीक। जियांग ये ने सिर हिलाया। लू शेन ने आह भरी। इसलिए इसी स्तरीय क्षमताओं वाले अधिकांश लोग आमतौर पर डी स्तरीय या ई स्तरीय कौशल को जागृत करते हैं। उन्हें शायद एहसास हो गया था कि उनके शब्द आपत्तिजनक लग सकते हैं, इसलिए उन्होंने तुरंत जोड़ा। आह जियांग ये, मैं यह नहीं कह रहा था कि तुम्हारी क्षमता खराब है या कुछ और। मैं तो बस रुझानों के आधार पर एक अवलोकन कर रहा था। स्पष्ट रूप से जियांग ये को सामान्य सी स्तरीय क्षमता संदर्भ के रूप में पाकर लू शेन को अपनी श्रेष्ठ समझ पर और भी अधिक आत्मविश्वास महसूस हुआ। लेकिन ये बहुत शर्मनाक था। काश उसने स्तरीय क्षमता को जागृत कर लिया होता तो शायद वह सीधे स्तरीय कौशल को समझ पाता। उस समय तक तो गाओ चांग और वांग लिंगलिंग का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। कितना बड़ा नुकसान, कितना बड़ा नुकसान। लू शेन मन ही मन अपने दुर्भाग्य पर विलाप करने लगा। इसी बीच जियांग ये की प्रतिकृति लू शेन और बाई रोवान के साथ बातचीत करते हुए चल रही थी। उसका असली शरीर यूं ही पड़ा नहीं था। वह सोफे से उठा और अपने विशाल 250 वर्ग मीटर के अपार्टमेंट का निरीक्षण करने लगा। इतने आलीशान स्थान में उसका मुख्य लक्ष्य निगरानी कैमरों की जांच करना था। उसे चिंता थी कि अपार्टमेंट का प्रशासक किसी तरह उसकी प्रतिकृतियां बनाने की क्षमता का पता लगा सकता है। लेकिन कैमरे मिलने की बजाय उसे कुछ और मिल गया। वॉक इन क्लोजेट के कांच के डिस्प्ले केस के अंदर वहां एक धुंधली रोशनी से जगमगाता हुआ कांसे का खजाना संदूक खामोशी से पड़ा था। जब जियांग ये ने पहली बार इसे देखा तो उसे लगा कि यह सिर्फ एक सजावटी कांसे का डिब्बा है। उसने लगभग इसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि कांसे की बनावट वॉक इन क्लोजेट के शानदार सौंदर्यबोध से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। तभी उन्होंने दोबारा गौर किया। उसे बाहर निकालने के बाद उसने पाया यह एक कांसे का खजाना था। ये सोचकर हैरानी होती है कि वांग लिंगलिंग को लेवल 1 तक पहुंचने के लिए इनाम के तौर पर सिर्फ एक ब्लैक आयरन ट्रेजर चेस्ट ही मिला। लेकिन जियांग ये को अपने अपार्टमेंट के अंदर ही संयोगवश एक कांसे का खजाना मिल गया। उसका पहला विचार यही था कि यह एक जाल हो सकता है, लेकिन सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद उन्हें कोई छिपा हुआ खतरा नहीं मिला। एहतियात के तौर पर उसने कपड़े सुखाने वाली छड़ी उठाई, रसोई के काउंटर के पीछे छिप गया और दूर से ही संदूक को सक्रिय कर दिया।
हल्की सी आवाज के साथ खजाने का संदूक खुल गया। अभी भी कोई खतरा नहीं था। संदूक के अंदर एक काला मुखौटा पड़ा था। आकलन करने की क्षमता के अभाव में जियांग ये को ये जानने का कोई तरीका नहीं था कि मुखौटे का क्या प्रभाव पड़ा। इसी बीच उसकी प्रतिकृति लू शेन और बाई रुओवान का पीछा करते हुए पहली मंजिल पर स्थित सभा स्थल तक पहुंच गई थी। अपार्टमेंट की पहली मंजिल पर कोई आवासीय इकाई नहीं थी। इसके बजाय यह एक विशाल खुले स्थान के साथ एक होटल की लॉबी जैसा दिखता था। जो छात्र छात्राएं इकट्ठा होने आए थे वे सभी मुख्य हॉल में एकत्रित हो गए थे। अपार्टमेंट के प्रवेश द्वार के पास एक रिसेप्शन डेस्क थी। वहां एक भावहीन चेहरे वाला अधेड़ उम्र का व्यक्ति बैठा था, संभवतः वही प्रसिद्ध अपार्टमेंट प्रशासक वांग लिंगलिंग और गाओ चांग के नेतृत्व में छात्रों का एक बड़ा समूह फ्रंट डेस्क पर इकट्ठा था और ऐसा लग रहा था कि वे प्रशासक के साथ बातचीत कर रहे थे। जब जियांग ये और अन्य 2 लोग हॉल में पहुंचे तो वे सीधे रिसेप्शन डेस्क की ओर नहीं जा सके। उन्हें कक्षा 2 की छात्रा यू जियू ने रोक दिया। उन्होंने अपना परिचय वांग लिंगलिंग द्वारा नियुक्त नामित रिकॉर्ड कीपर के रूप में दिया, जो यूनिटी एंड कोऑपरेशन टीम में शामिल होने वाले नए सदस्यों के प्लेयर पैनल और अपार्टमेंट नंबरों को दर्ज करने के लिए जिम्मेदार था। लू शेन एक लोकप्रिय और होनहार छात्र होने के नाते लोगों के साथ घुल मिल जाने में उसे कोई समस्या नहीं होती थी। अपनी जानकारी रिकॉर्ड करवाने के लिए सहमत होने के बाद उसने यू जियू से सहज भाव से पूछा, क्या हम रिकॉर्ड की जांच कर सकते हैं? यू जियू ने तुरंत सिर हिलाया। बिल्कुल, सिस्टर लिंग और चांगे ने यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि हमारी एकता और सहयोग टीम का पूरा उद्देश्य सूचना और संसाधनों को साझा करना है। तो ये रिकॉर्ड मूल रूप से सभी के देखने के लिए खुले हैं। शायद लू शेन और बाई रोवान के प्लेयर पैनल काफी अच्छे थे, इसलिए यू जियू आश्चर्यजनक रूप से उत्साहित थी और उसने संक्षेप में जानकारी भी दी। अब तक मैंने 30 से अधिक छात्रों के पैनल रिकॉर्ड किए हैं। इनमें से अधिकांश की क्षमताएं सीटीई या डीटीए स्तर की हैं, कुल मिलाकर लगभग 20 के आसपास। उनमें से काफ़ी लोगों ने तो कोई कौशल भी अनलॉक नहीं किया। ईटीए और एफटीए क्षमताओं की बात करें तो 3 छात्र हैं जिनमें से किसी ने भी कोई कौशल हासिल नहीं किया है। वे मूल रूप से बेकार हैं। तुलना में लू गॉड और जियांग आप दोनों वास्तव में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। आप दोनों ने कम से कम कुछ अच्छे कौशल तो हासिल कर लिए हैं। खासकर तुम, लू गॉड, तुम्हारे पास तो सी स्तरीय कौशल भी है। तुम यकीनन सी स्तरीय क्षमता वाले उपयोगकर्ताओं में सबसे ताकतवर हो। दरअसल शुरुआती चरणों में आप कुछ भी स्तरीय क्षमता वाले उपयोगकर्ताओं से भी अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं। अभी हमारे समूह में 30 से अधिक सदस्यों में से आपको शीर्ष 5 में स्थान मिलना चाहिए। स्पष्टतः यू जियू की लू शेन के प्रति उच्च राय थी। दूसरी ओर जियांग ये थोड़ा हैरान था। लू शेन सचमुच शीर्ष 5 में शामिल है। अगर ऐसा होता तो डीटीए कौशल के साथ उसकी सीटीए क्षमता वास्तव में औसत से ऊपर हो सकती थी। लू शेन भी हैरान रह गया। रिकॉर्ड पर सरसरी नजर डालते ही उसने तुरंत देखा 30 से अधिक छात्रों में से केवल एक ही छात्र में स्तरीय योग्यता थी और उस छात्र ने केवल एक ही सी स्तरीय कौशल को अनलॉक किया था। जहां तक 20 स्तरीय क्षमताओं की बात है, बाई रोवान को छोड़कर केवल 5 छात्र थे, लेकिन उनमें से 4 के पास केवल डी स्तरीय कौशल थे। केवल एक ही व्यक्ति सी स्तरीय कौशल को अनलॉक करने में सफल रहा था। अगर रैंकिंग पूरी तरह से कौशल स्तर पर आधारित हो तो लू शेन वास्तव में शीर्ष 5 में स्थान हासिल कर सकते हैं। यह महसूस करते ही सी स्तरीय क्षमता को जागृत करने को लेकर उनकी निराशा तुरंत गायब हो गई। तो क्या हुआ अगर उसकी योग्यता का स्तर कम था? उसकी समझने की क्षमता उत्कृष्ट थी। वह पहले से ही तथाकथित उच्च श्रेणी के क्षमता उपयोगकर्ताओं में से अधिकांश से अधिक शक्तिशाली था। लेकिन फिर लू शेन आह भरे बिना नहीं रह सकी। इसे देखते हुए हमारी एकता और सहयोग टीम वास्तव में कुछ कमजोर है। 8 दिनों में अनुभवी खिलाड़ी आ जाएंगे, क्या हम वास्तव में उनका सामना कर पाएंगे? यू जियू ने भी आह भरी। उफ, जब समय आएगा तब इसके बारे में सोचेंगे। इसके अलावा अभी हमारे पास 30 से कुछ अधिक सदस्य ही हैं। अगर बाद में और लोग जुड़ते हैं तो शायद हमें कुछ अच्छे सदस्य मिल जाएं। जब लू शेन और यू जियू बात कर रहे थे तब जियांग ने चुपके से रिकॉर्डों पर नजर डाली। 30 से अधिक छात्रों में से अधिकांश के पास या तो मौलिक संबद्धता या संवर्धन प्रकार की क्षमताएं थीं। मौलिक संबद्धता के प्रकार मुख्यतः सोना, लकड़ी, पानी, अग्नि और पृथ्वी थे, जिनके साथ संबंधित कौशल भी जुड़े हुए थे। संवर्धन प्रकारों में सहनशक्ति संवर्धन और ऊर्जा संवर्धन जैसी क्षमताएं शामिल थीं, जो विशेषताओं को बढ़ावा देती थीं।
कुछ अनोखे उदाहरण भी थे। विजन एनहांसमेंट, जिसमें एक पहचान कौशल शामिल था। श्रवण क्षमता में सुधार, लेकिन उस छात्र ने कोई कौशल हासिल नहीं किया। कुछ सहपाठियों ने पहले ही अपार्टमेंट प्रशासक से लीज रद्द करने के बारे में पूछ लिया है। यहाँ का नियम ये है, सुबह बुकिंग रद्द करने पर किराए का 50% जुर्माना देना होगा, दोपहर में बुकिंग रद्द करने पर 80% जुर्माना देना होगा। रात 10 बजे के बाद बुकिंग रद्द करने का विकल्प बंद हो जाता है, जिसका मतलब है कि आपको किराए का 100% भुगतान करना होगा। किराया इतना अधिक होने के कारण सुबह सुबह उसका आधा हिस्सा जुर्माने के तौर पर 60,000 रुपये बचाना लगभग असंभव है। और अगर आप इसे दोपहर तक खींचते हैं तो आपको 100,000 का जुर्माना देना होगा। 100,000 सिर्फ तुम्हारा किराया ही हम बाकी 79 लोगों के कुल किराए से भी ज्यादा है। तू यूजियो कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन जटिल भावों के साथ हिचकिचा गई। लू शेन और बाई रोवान दोनों ही उसके वाक्य के अनकहे हिस्से को सुन सकते थे। जियांग ये की स्थिति में हो सकता है कि वह पहले ही दिन बाहर हो जाए, क्योंकि वह किराया नहीं दे सकता। कोमल हृदय वाली लड़की होने के नाते बाई रोवान ने सहज रूप से कहना चाहा, आपसी सहायता समूह के पास पर्याप्त संख्या में लोग हैं, शायद वे जियांग को पट्टा रद्द करने के जुर्माने के लिए पर्याप्त धन जुटाने में मदद कर सकें। लेकिन अंत में उसने यह बात नहीं कही। वह दयालु हृदय की थी, लेकिन वह जानती थी कि इस तरह के माहौल में वह संत की तरह व्यवहार नहीं कर सकती। इसके अलावा 60,000 या 100,000 रुपये का किराया कोई छोटी रकम नहीं थी। यूजियो ने पहले ही बताया था कि जियांग का किराया बाकी सभी 79 लोगों के कुल किराए से भी अधिक था। अगर वे जियांग की मदद करना चाहते हैं तो हर सदस्य को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन उन्हें ऐसा क्यों करना चाहिए? वे सिर्फ सहपाठी थे, जियांग के माता पिता नहीं। पारस्परिक सहायता समूह का उद्देश्य एक दूसरे की मदद करना था, न कि दान पुण्य का काम करना। इसके अलावा जियांग की क्षमता और कौशल विशेष रूप से महत्वपूर्ण नहीं थे, और वह विशेष रूप से लोकप्रिय भी नहीं था। बाई रोवान कक्षा 1 और कक्षा 2 के अधिकांश छात्रों को अच्छी तरह जानती थी, फिर भी उसे जियांग मुश्किल से ही याद था। इस स्थिति में इस बात की संभावना कम ही थी कि कोई उसकी मदद करने के लिए सहमत होगा। इसलिए बाई रोवान चुप रही, मानो वह यूजियो की अनकही बातों को समझ ही न पाए हो। लू शेन को भी ऐसा ही महसूस हुआ। ऐसा नहीं था कि वह मदद करने को तैयार नहीं था, बात सिर्फ इतनी थी कि जियांग का किराया हद से ज्यादा था। यूजियो की बातें सुनकर जियांग थोड़ा चिंतित हो गया। उसे डर था कि किराए का भुगतान न कर पाने के कारण वह पहले दिन भी शायद ही गुजार पाए। लेकिन उसकी प्रतिकृति शांत रही। कुछ देर सोचने के बाद रेप्लिका ने एक सुझाव दिया, मुझे याद है कि सिस्टम में यह उल्लेख किया गया था कि सर्वाइवल स्टोन को गेम की मुद्रा के बदले में बदला जा सकता है। अगर मुझे सर्वाइवल स्टोन मिल जाए तो मैं उसे गेम की मुद्रा की एक बड़ी मात्रा में बदल सकता हूँ, शायद इस बेतुके किराए का भुगतान करने के लिए पर्याप्त हो। यह एक अच्छा विचार था। हालांकि यूजियो ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, लेकिन सिस्टम ने यह भी कहा कि 100 खिलाड़ी और 100 सर्वाइवल स्टोन हैं। खेल के अंत तक जिसके पास भी सर्वाइवल स्टोन नहीं होगा वह खेल से बाहर हो जाएगा। अगर आप सर्वाइवल स्टोन को गेम की मुद्रा से बदलते हैं तो गेम के अंत में किसी की मौत हो जाएगी। जियांग शांत रहे और विश्लेषण करते रहे, लेकिन अगर आज किराया न चुकाने के कारण मुझे खेल से बाहर कर दिया जाता है तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि मुझे एक और सर्वाइवल स्टोन मिल जाएगा? अगर मैं पहले दिन ही आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं तो मुझे खेल के अंत की चिंता क्यों करनी चाहिए? ये बात समझ में आई। यूजियो हिचकिचाए, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। खैर, हमें अभी तक एक भी सर्वाइवल स्टोन नहीं मिला है। आपका सुझाव तभी कारगर होगा जब हम पहले ही दिन एक सर्वाइवल स्टोन ढूंढ लेंगे। फिर भी जियांग को एक अनुभूति थी, अगर आपसी सहायता समूह को सर्वाइवल स्टोन मिल भी जाता है तो भी वे शायद उसका किराया चुकाने के लिए गेम की मुद्रा के बदले उसे नहीं बेचेंगे। इसलिए उसे अपना रास्ता खुद ही ढूंढना पड़ा। उसी क्षण अपार्टमेंट के कमरे में वापस आकर जियांग के असली शरीर ने आखिरकार काला मुखौटा पहन लिया। शुरू में उसने यथासंभव लंबे समय तक गुमनाम रहने की योजना बनाई थी, लेकिन अब किराए का मुद्दा उसके सिर पर लटकती तलवार बन गया था, जो उसे जीवित रहने के लिए जोखिम उठाने पर मजबूर कर रहा था। सौभाग्यवश जब उसने काला मुखौटा पहना तो कुछ भी खतरनाक नहीं हुआ। इसके बजाय उसके शरीर में गर्माहट की एक लहर दौड़ गई, जिससे उसे अकथनीय रूप से अधिक मजबूत महसूस हुआ। जियांग ने अपनी स्थिति जांचते हुए झपकते ही अपनी आंखें चमकाईं।
जियांग ये स्तर 0, स्टेमिना 1.6, ऊर्जा 2.8, लड़ाई शक्ति 3.5, उत्तर जीवितांक 0, क्षमता अनंत प्रतिकृति X। क्या जियांग ये की अनंत प्रतिकृति क्षमता ने उसकी क्षमताओं या युद्ध शक्ति में कोई वृद्धि नहीं की थी? तो ये निश्चित रूप से काला मुखौटा ही था जिसने उसकी सहन शक्ति को 1 अंक और ऊर्जा को 2 अंक तक बढ़ा दिया। ये आंकड़े तो उनकी प्रतिकृति से भी कहीं अधिक थे। हालांकि उसकी युद्ध क्षमता अभी भी प्रतिकृति की तुलना में कम थी। इससे ये पता चलता है कि क्षमताओं और कौशलों की भी युद्ध शक्ति में भूमिका होती है। उसके असली शरीर में केवल बुनियादी आंकड़े थे लेकिन कोई उपयोगी कौशल नहीं थे, जिससे ये स्पष्ट होता है कि उसकी युद्ध शक्ति कम क्यों रही। लेकिन गुणों में वृद्धि के अलावा मास्क का एक और प्रभाव भी प्रतीत होता था। जब जियांग ये शांत हुआ तब उसे एहसास हुआ, उन्हें न केवल अधिक शक्ति का अनुभव हुआ, वह गंजा भी लग रहा था। वह झटपट बाथरूम की ओर भागा और शीशे में अपना चेहरा देखा, और जो कुछ उसने देखा उससे उसे लगभग ये लगने लगा कि कोई अलौकिक घटना घट रही है। एक गंजे अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उसे घूर कर देखा। जियांग ये इतना चौंक गया कि उसे लगभग लगा कि उस पर भूत का साया है, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई भूतिया चाल नहीं थी, यह मास्क का छलावरण प्रभाव था। जब उसने मुखौटा उतारा तो दर्पण में दिख रहा गंजा आदमी वापस अपने युवा सुंदर चेहरे में बदल गया। जब उसने इसे दोबारा पहना तो वह गंजा हो गया। कुछ बार प्रयोग करने के बाद जियांग ये आश्चर्यचकित रह गया। मुखौटे की रूप बदलने की क्षमता उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी। मार्शल आर्ट पर आधारित आम उपन्यासों में मानव त्वचा के मुखौटे केवल चेहरे की विशेषताओं को ही बदल सकते थे, लेकिन ये भेस बदलने वाला मुखौटा बालों के स्टाइल और शरीर के आकार को भी बदल सकता था। इससे वह पूरी तरह से एक अलग इंसान में बदल गया। इस क्षमता के साथ जियांग के दिमाग में विचारों की बाढ़ आ गई। उन्हें इस बात की चिंता थी कि अगर उसका असली शरीर और उसकी प्रतिकृति दोनों ही अपार्टमेंट से बाहर घूमने निकल जाएं और किसी को पता चल जाए कि वहां 2 जियांग येस हैं, उनकी अनंत प्रतिकृति का रहस्य उजागर हो जाएगा। लेकिन अब इस भेस बदले हुए मुखौटे के साथ उसका असली शरीर स्वतंत्र रूप से घूम सकता था। हालांकि सभी 80 शुरुआती खिलाड़ी अभी भी हाई स्कूल के सीनियर छात्र थे। अगर उन्हें कोई गंजा अधेड़ उम्र का आदमी दिख जाता तो ये तुरंत लोगों का ध्यान और अटकलों का केंद्र बन जाता। जियांग ये अभी इस विचार से जूझ ही रहा था कि अचानक वह खो गया, क्योंकि आईने में दिख रहा गंजा आदमी गायब हो गया था। उसने अपना हाथ उठाया और अपने चेहरे को छुआ, तभी उसे एहसास हुआ वह अदृश्य हो गया था। जब उसने मास्क हटाया तभी उसका शरीर दोबारा दिखाई देने लगा। मास्क वापस लगाते ही वह एक बार फिर दर्पण से गायब हो गया। हे भगवान! इसलिए भेष बदलने के अलावा इस काले मुखौटे में अदृश्यता का प्रभाव भी था। इसका मतलब ये था कि इसका पूरा प्रभाव सहन शक्ति जोड़ 1, ऊर्जा जोड़ 2। प्रभाव 1, भेष बदलना। प्रभाव 2, अदृश्यता। और ये तो सिर्फ कांस्य स्तर का आइटम था। ये कितना हद से ज्यादा शक्तिशाली था। इसके मुकाबले जू युएवान को ब्लैक आयरन ट्रेजर चेस्ट से जो फल मिला, जिससे केवल 0.5 एनर्जी बढ़ी, वह तो बिल्कुल ही दयनीय था। लेकिन कुछ देर सोचने के बाद जियांग को एहसास हुआ कि यह तुलना उचित नहीं थी। जू युएवान की शारीरिक क्षमता में हुई वृद्धि स्थायी थी, कोई भी इसे उससे छीन नहीं सकता था। वहीं जियांग का मुखौटा बेहतर लाभ प्रदान करने के बावजूद छीना जा सकता था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एक कांस्य खजाने के बक्से से आया था। इस तरह से देखा जाए तो कांस्य खजाने के बक्सों से मिलने वाली वस्तुएं इस स्तर पर शुरुआती खिलाड़ियों के लिए जबरदस्त शक्ति प्रदान करती हैं। अगर उसे और अधिक कांस्य खजाने के बक्से मिल जाएं तो पहले दिन उसके जीवित रहने की संभावना कहीं अधिक होगी। लेकिन कांस्य के खजाने के बक्से आसानी से नहीं मिलते थे। जियांग शांत हो गया और अचानक उसके मन में एक विचार आया। शायद ये कांस्य के खजाने के बक्से उनके अत्यधिक ऊंचे किराए के लिए एक तरह का मुआवजा थे। अन्यथा आलीशान अपार्टमेंट में रहने वाले खिलाड़ियों के पास पहले दिन जीवित रहने का कोई मौका ही नहीं होगा। इसी तर्क के आधार पर क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि अपार्टमेंट जितना आलीशान होगा उसमें कांस्य का खजाना मिलने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। अगर उसे और अधिक कांस्य खजाने के बक्से चाहिए थे तो क्या उसे ऊपरी मंजिलों पर स्थित आलीशान अपार्टमेंटों को निशाना नहीं बनाना चाहिए था? जब जियांग का असली शरीर अपने अपार्टमेंट में खजाने की पेटी की कार्यप्रणाली का विश्लेषण कर रहा था,
उसका प्रतिरूप लॉबी के फ्रंट डेस्क के पास स्थित पारस्परिक सहायता समूह में लू शेन और बाय रोवान के साथ शामिल हो गया था। आधिकारिक तौर पर शामिल होने के बाद उन्हें अपार्टमेंट के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी जल्दी ही मिल गई। इसमें से अधिकांश वही बातें थीं जिनका जिक्र गाओचांग ने सभा के दौरान पहले ही कर दिया था। पहली मंजिल पर मौजूद विशेष सुविधाओं के बारे में। इन सुविधाओं को मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया था, पैसा कमाना और पैसा खर्च करना। इस समय हर कोई सबसे ज्यादा इस बात को लेकर चिंतित था कि पैसा कैसे कमाया जाए, किराया कैसे चुकाया जाए। कुल मिलाकर 4 सर्विस स्टेशन ऐसे थे जो रोजगार के अवसर प्रदान करते थे। काम, ट्यूशन, सफाई, वैयक्तिकृत सेवाएं। पहले 3 बिंदु स्वतः स्पष्ट थे। ये काम डिलीवरी वर्कर की तरह था। खाने की डिलीवरी के अलावा वे पैकेज डिलीवरी भी करते थे। ट्यूशन का मतलब अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहने वाले बच्चों को पढ़ाना था, हालांकि विषय थोड़े असामान्य हो सकते थे। सफाई का मतलब बिल्कुल वही था जैसा कि नाम से लगता है, घर की साफ सफाई सेवाएं। जहां तक व्यक्तिगत सेवाओं की बात है, निवासी बाल कटवाने, मालिश या पालतू जानवरों की देखभाल जैसी अपनी पसंद के अनुसार सेवाएं मांग सकते हैं। आखिरी हिस्सा थोड़ा अस्पष्ट था। कुछ पुरुष सहपाठियों ने तो मजाक में ये भी पूछा कि क्या घर पर विशेष सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। लड़कियों ने तुरंत ही आंखें घुमाकर उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया। चारों प्रकार की नौकरियों में एक विशेष प्रतिबंध भी था। खिलाड़ी केवल अपने अपार्टमेंट के तल तक ही सेवाएं प्रदान कर सकते थे। उदाहरण के लिए, यदि झांग सान 8वीं मंजिल पर रहता, तो वह केवल दूसरी से 8वीं मंजिल तक ही सेवा कर सकता था। यदि लीसी 18वीं मंजिल पर रहता, तो वह दूसरी से 18वीं मंजिल तक की सेवा कर सकता था। और मंजिल जितनी ऊंची होगी, सर्विस फीस भी उतनी ही ज्यादा होगी। यहीं पर जियांग ये की 20वीं मंजिल के अपार्टमेंट ने उन्हें बहुत बड़ा फायदा पहुंचाया। वह दूसरी मंजिल से लेकर 20वीं मंजिल तक के निवासियों की सेवा कर सकता था, जिसका मतलब है कि वह बहुत तेजी से पैसा कमा सकता था। हालांकि कुछ शीर्ष छात्रों ने पहले ही हिसाब लगा लिया था। जियांग ये चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, अगर वह मर भी जाए तब भी वह अपना किराया नहीं चुका पाएगा। ऊपरी मंजिल पर रहने का मतलब अधिक आय था, लेकिन लागत प्रभावशीलता बेहद खराब थी। अगर वह अपने काम का पूरा भार भी उठा ले, तब भी उसे एक दिन में 20,000 से 30,000 गेम करेंसी कमाना मुश्किल होगा। उसका किराया 120,000 था, बिल्कुल असंभव। यहाँ तक कि पट्टा रद्द करने पर लगने वाला 100,000 का जुर्माना भी उसकी पहुंच से बाहर था। उसकी एकमात्र उम्मीद सर्वाइवल स्टोन को गेम करेंसी से बदलना था, लेकिन फिलहाल किसी को भी ये पता नहीं था कि सर्वाइवल स्टोन कहाँ मिलेंगे। इसलिए जियांग ये की पहले ही दिन मृत्यु होना लगभग निश्चित था। लेकिन अब उसके सहपाठियों का उसके प्रति रवैया थोड़ा अजीब हो गया था। भले ही जियांग ये पहले दिन ही जीवित न रह पाए, मरने से पहले भी वह 20,000 से 30,000 गेम करेंसी कमा लेगा। वह एक बहुत बड़ी विरासत थी, इतनी कि कई लोगों के 10 दिनों के किराए का भुगतान हो सके। तो अचानक ही सब लोग सर्वाइवल स्टोन को चारा बनाकर उसे दिलासा देने लगे। उन्होंने उसे हार न मानने, कड़ी मेहनत करते रहने और आशा बनाए रखने के लिए कहा। उन्होंने कहा, कौन जाने, शायद काम करते करते आपको कोई जीवन रक्षक पत्थर मिल जाए। यहाँ तक कि अत्यंत सम्मानित नेता गाओ चांग ने भी व्यक्तिगत रूप से उन्हें प्रोत्साहित किया। मुझे विश्वास है कि मेहनती लोगों को स्वर्ग पुरस्कृत करेगा। हो सकता है कि काम करते समय आपको खोजने के लिए सचमुच कोई जीवन रक्षक पत्थर मौजूद हो। जियांग ये ने सुना, उसे बस हे का भाव महसूस हुआ। लेकिन मन ही मन उसने पूरी तरह से उम्मीद नहीं छोड़ी थी, क्योंकि अगर उनका सिद्धांत सही था तो मंजिल जितनी ऊंची होगी, कांस्य खजाने की पेटी मिलने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। ध्वनि संवर्धन, जिससे ध्वनि आक्रमण कौशल प्राप्त होता था। कॉम्बैट मास्टरी, जो एक युद्ध क्षमता बढ़ाने वाली क्षमता प्रतीत होती थी, और इसके साथ डेस्परेट स्ट्राइक नामक एक कौशल भी आता था। इन सब में सबसे अनोखी क्षमता जियाओ लिकुन की थी, समझ बढ़ाने की क्षमता। जियांग ये ने तो ये भी नहीं सोचा था कि समझने की क्षमता भी एक योग्यता हो सकती है। उसने सोचा, क्या उसकी भविष्य की प्रतिकृतियों में से कोई अंततः समझ बढ़ाने की क्षमता को जागृत कर पाएगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि समझ बढ़ाने के बावजूद जियाओ लिकुन ने कोई भी कौशल हासिल नहीं किया था। शायद उनमें क्षमता तो थी, लेकिन उपयुक्त योग्यता का अभाव था। अगर शियाओ लिकुन को एक और क्षमता मिल जाए तो उसकी क्षमता असीमित हो सकती है। लेकिन फिलहाल बहुत सी अनिश्चितताएं थीं,
किसी को नहीं पता था कि अतिरिक्त क्षमताएं हासिल करना संभव है या नहीं, या क्षमताओं के स्तर को बढ़ाया जा सकता है या नहीं। बहरहाल, रिकॉर्ड की समीक्षा करने के बाद लू शेन काफी अधिक आत्मविश्वास से भरे हुए दिखे। यहाँ तक कि यू जियू ने भी उन्हें अतिरिक्त सम्मान दिया। वैसे लू गॉड, क्या आपको अपने अपार्टमेंट में काले लोहे का खजाना मिला? ये सुनकर जियांग ये तुरंत चौकन्ना हो गया। दूसरी ओर लू शेन स्तब्ध रह गया। अरे रुको, क्या अपार्टमेंट में खजाने के बक्से हैं? धत तेरे की, मैंने तो कुछ देखा ही नहीं। धिक्कार है, चैट ग्रुप में किसी ने इसका जिक्र क्यों नहीं किया? मुझे अभी वापस जाकर देखना होगा। अरे लू गॉड, शांत हो जाओ, यू जियू ने हंसते हुए कहा। हर किसी को यह नहीं मिलता। अब तक हमारे 30 से अधिक सदस्यों में से केवल कक्षा 1 की जू युएवान को ही अपने अपार्टमेंट में एक काला लोहे का खजाना मिला है। उसके सीने में एक लाल फल था। उसे डर था कि कहीं वह जहरीला ना हो, इसलिए उसने उसे तुरंत नहीं खाया। लेकिन जब वह इसे टीम के पास लाई तो चेन यूचिन ने एक पहचान कौशल का उपयोग किया और पुष्टि की यह एक स्पिरिट फ्रूट था जो ऊर्जा बढ़ाता है। और सिस्टर लिंग और चांग गे इस मामले में वाकई निष्पक्ष थी, उन्होंने इसे उससे छीनने की कोशिश नहीं की। इसे खाने के बाद जू युएवान की ऊर्जा का स्तर 0.5 अंक बढ़ गया। अन्य छात्र भी तलाशी के लिए वापस गए, लेकिन किसी और को कोई संदूक नहीं मिला। इसलिए चांग गे ने अनुमान लगाया कि खजाने के बक्सों के प्रकट होने की दर वास्तव में बहुत कम होगी। लेकिन अपार्टमेंट की हर मंजिल पर बहुत सारे कमरे हैं और हम जैसे नए खिलाड़ी उनमें से केवल 80 कमरों में ही रहते हैं। तो हो सकता है कि खजाने के बक्से दूसरे कमरों में भी बिखरे हों। ये सुनकर लू शेन के दिमाग में तुरंत कई विचार आने लगे। लेकिन अगर दूसरे कमरों में भी खजाने के बक्से हैं तो खतरे भी हो सकते हैं, है न? क्या ऐसा हो सकता है कि वांग लिंगलिंग ने दूसरे कमरों में जाकर और राक्षसों से लड़कर अपना लेवल बढ़ा लिया हो? अच्छा, यू जियू ने सिर हिलाया। दरअसल सिस्टर लिंग ने अभी तक लेवल अप करने का रहस्य नहीं बताया है। उन्होंने कहा कि जब और लोग इकट्ठा हो जाएंगे तब वह सब कुछ एक साथ समझाएंगी। लेकिन मैंने जो जानकारी जुटाई है उससे ऐसा नहीं लगता कि उसने कमरों की खोजबीन करके और राक्षसों को मारकर अपना कौशल बढ़ाया हो। साथ ही ऐसा लगता है कि वह जल्द ही लेवल 2 तक नहीं पहुंच पाएगी। वह अन्य कमरों के अंदर क्या है इसके बारे में भी उत्सुक है, इसलिए फिलहाल वह अपार्टमेंट प्रशासक के साथ बातचीत कर रही है। अगर वह पुष्टि कर देती है कि यह सुरक्षित है तो वह शायद कमरों की तलाशी लेने और अधिक खजाने के बक्से खोजने के लिए टीमें बनाना शुरू कर देगी। इस समय जियांग ये, जो पूरे समय चुप रहा था, अचानक पूछा, क्या सभी खजाने उपयोगी वस्तुओं से भरे हुए हैं? क्या इनमें से कुछ में छिपे हुए खतरे हो सकते हैं? ये सुनकर यू जियू ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और जियांग ये को ध्यान से देखा। जवाब देने के बजाय उसने बदले में एक सवाल पूछ लिया, ये क्या है? क्या तुम्हें भी अपने अपार्टमेंट में खजाने का संदूक मिला? जियांग ये ने झट से अपना सिर हिलाया। नहीं, मैं बस सोच रहा था, जिस अपार्टमेंट में हमें लाया गया है वहाँ खतरे तो होने ही चाहिए, है ना? लेकिन अभी तक हमें किसी तरह के खतरे का सामना नहीं करना पड़ा है। लू शेन ने सहमति में सिर हिलाया। बिल्कुल सही, शुरुआती घोषणा में तो इस जगह को प्रलय का अपार्टमेंट कहा गया था। ऐसे नाम के साथ यहाँ ढेर सारे खतरे होने चाहिए, है ना? जैसे कोई रेजिडेंट ईविल जैसी आपदा। लेकिन अब तक हमें किसी भी तरह के खतरनाक हालात का सामना नहीं करना पड़ा है, बाई रोवान ने मासूमियत से कहा। लेकिन ये तो सिर्फ नौसिखियों का अपार्टमेंट है ना? शायद यहाँ कोई वास्तविक खतरा न होना सामान्य बात है। यू जियू ने भी सिर हिलाया। मैं भी यही सोच रहा हूँ। साथ ही हम पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हैं। क्या घोषणा में यह नहीं कहा गया था कि किराया न चुकाने का मतलब है नाम मिटा देना? इतना कहकर वह जियांग ये की ओर मुड़ गया। जियांग ये, आपका कमरा नंबर 2025 है। इसका मतलब है कि आप 20वीं मंजिल पर हैं, है ना? जियांग ये ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, तो आपका कमरा अब तक मेरे द्वारा रिकॉर्ड की गई सबसे ऊपरी मंजिल पर है। आपका दैनिक किराया कितना है? जियांग ये कुछ पल के लिए चुप रहा, तब उन्होंने शांत भाव से उत्तर दिया, 125,000। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे ही वह संख्या कम हुई, यू जियू, बाई रोवान और लू शेन तीनों सदमे से जम गए। बाई रोवान ने हैरानी से कहा, इतना महंगा? मुझे लगा कि ग्रुप चैट में जो लोग कह रहे थे कि उनका किराया हजारों में है, उनका किराया पहले से ही बहुत ज्यादा था। लेकिन तुम्हारा तो 1 लाख से भी ज्यादा है। तुम ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम इसे रख पाओगे, है ना?
तुम्हें लीज रद्द करनी होगी। जियांग ये ने सिर हिलाया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, यू जियो का चेहरा गंभीर हो गया। आपके मामले में मुझे डर है कि पट्टा रद्द करना इतना आसान नहीं होगा। पैसा कमाने के फायदों के अलावा खर्च करने के मामले में भी ऊंची मंजिलों के कई फायदे थे। 4 कार्य सेवा केंद्रों की तरह ही 4 खर्च करने की सुविधाएं भी थीं। प्रशिक्षण कक्ष विशेष प्रशिक्षण के माध्यम से युद्ध शक्ति बढ़ाता है, जिसमें स्टेट अपग्रेड और कौशल की समझ शामिल है। चैलेंज रूम युद्ध कौशल को निखारने के लिए भयंकर जानवरों से लड़ें। द्वंद्व कक्ष केवल 20वीं मंजिल और उससे ऊपर के अपार्टमेंट में रहने वाले खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध है। इसमें अन्य शुरुआती खिलाड़ियों के साथ व्यक्तिगत मुकाबले पीवीपी की लड़ाई होती है, जिसमें विजेता हारने वाले की शर्त की राशि खेल मुद्रा में जीत लेता है। अपार्टमेंट मॉल लो एंड मॉल और हाई एंड मॉल में विभाजित। लो एंड मॉल में रोजमर्रा के भोजन, खरीदारी और मनोरंजन की सुविधाएं उपलब्ध थीं, जो वास्तविक जीवन के समान थीं। हालांकि हाई एंड मॉल में केवल 20वीं मंजिल और उससे ऊपर के निवासियों को ही प्रवेश की अनुमति थी, लेकिन प्रवेश करने के लिए ही 1000 गेम करेंसी का प्रवेश शुल्क देना पड़ता था। शीर्ष छात्रों के विश्लेषण के आधार पर हाई एंड मॉल में संभवतः खजाने के बक्से या बक्से से संबंधित वस्तुएं बेची जाती थीं। स्पष्टतः इस व्यय प्रणाली के तहत 20वीं मंजिल और उससे ऊपर के निवासियों को और भी अधिक विशेषाधिकार प्राप्त थे। इस बिंदु पर जियांग ये के प्रति सभी का नजरिया तेजी से जटिल होता चला गया। चश्मा पहनने वाली और परिपक्व व्यक्तित्व वाली वांग लिंगलिंग में डिटेक्टिव कॉनन की एरी किसाकी की कुछ झलक मिलती थी। जब द नॉकआउट ट्रेन कर रहा था, तब कुछ सहपाठियों ने उसे गांव किलान या सिर्फ लाना कहकर पुकारना शुरू कर दिया था। उसने अपने चश्मे को ठीक किया और विश्लेषण किया। अपार्टमेंट की सुविधाएं स्पष्ट रूप से खिलाड़ियों को ऊपरी मंजिलों पर जाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। क्योंकि ऊपरी मंजिलों से तेजी से पैसा कमाया जा सकता है, बेहतर खर्च करने के विकल्प मिलते हैं और कुल मिलाकर खिलाड़ियों की प्रगति में तेजी आती है। लेकिन जहां तक मुझे पता है, खिलाड़ियों को आगे बढ़ने से पहले संसाधन जुटाने के लिए समय चाहिए होता है। नहीं तो अगर जियांग ये जैसा कोई व्यक्ति पहले दिन से ही ऊंची मंजिल पर रहना शुरू कर दे, तो किराया चुकाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये कहते हुए वह सीधे जियांग ये की ओर मुड़ी और शांत भाव से उसे आश्वस्त किया। लेकिन जियांग ये, चिंता मत करो। आपसी सहायता समूह इसलिए बनाया गया था ताकि सभी लोग जीवित रह सकें। अगर हमें आज सर्वाइवल स्टोन मिल जाता है और आप सचमुच अपना किराया नहीं चुका सकते, तो मैं आपके पहले दिन के किराए के लिए इसे गेम की मुद्रा से बदलने को तैयार हूँ। वांग लिंगलिंग के शब्द इतने दृढ़ और सच्चे लग रहे थे कि पारस्परिक सहायता समूह के सदस्य भी अचंभित रह गए। कुछ छात्र पहले से ही संशय में थे। सच में, हम जियांग ये का किराया चुकाने के लिए एक सर्वाइवल स्टोन बर्बाद कर देंगे। अगर किसी को सच में सर्वाइवल स्टोन मिल जाता है, तो क्या जियांग ये को वह मुफ्त में नहीं मिल जाएगा? ये सही नहीं है। जियांग ये ने लोगों की निगाहों में आए सूक्ष्म बदलाव को तुरंत भांप लिया। वांग लिंगलिंग ने भी ऐसा ही किया। उसने तुरंत आगे कहा, लेकिन ये दान नहीं है। आपका किराया चुकाना केवल आपके जीवित रहने को सुनिश्चित करने के लिए है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि भविष्य में आप इसे चुका देंगे। और अगर हमारा आपसी सहायता समूह 79 जीवन रक्षक पत्थर इकट्ठा कर लेता है लेकिन 80वां पत्थर प्राप्त करने में विफल रहता है, तो बिना जीवन रक्षक पत्थर के रह जाने वाला व्यक्ति आप होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप ये बात समझ गए होंगे। बेशक, अगर हमें अनुभवी खिलाड़ियों से सर्वाइवल स्टोन चुराने का मौका मिलता है, तो हम निश्चित रूप से आपकी मदद करेंगे। आखिरकार, हमारा अंतिम लक्ष्य यह है कि पारस्परिक सहायता समूह में शामिल हर व्यक्ति जीवित रहे, इसलिए हम इतनी आसानी से आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। उसके शब्द ईमानदार और प्रेरक थे, लेकिन जियांग ये, जो हमेशा की तरह एक कठोर यथार्थवादी थे, जरा भी विचलित नहीं हुए। इसके बजाय वो वांग लिंगलिंग के उच्च स्तरीय हेरफेर कौशल को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। सबसे पहले उसने उन्हें आश्वस्त किया, जो उनकी सबसे मजबूत श्रम शक्ति थे, कि वे पूरे दिन कड़ी मेहनत करते रहें, ये सुनिश्चित करते हुए कि वे अपनी अपरिहार्य मृत्यु से पहले एक विशाल विरासत अर्जित कर लें। दूसरे, उसने बड़ी चतुराई से समूह का दिल जीत लिया। उनका भाषण सिर्फ जियांग ये के लिए नहीं था, यह मुख्य रूप से पारस्परिक सहायता सदस्यों के लिए था। जीवन में अभी अनुभवहीन ये 18 वर्षीय छात्र निस्संदेह उनके शब्दों से बहुत प्रभावित होंगे। मजबूत नेताओं के प्रति उनकी स्वाभाविक प्रशंसा के कारण वे उसके प्रति और भी अधिक वफादार हो जाएंगे।
यहाँ तक कि गाओ चांग ने भी यह महसूस करते हुए कि समूह में वांग लिंगलिंग का प्रभाव उससे कहीं अधिक था, तुरंत अपनी बात रखी। जियांग ये के अलावा क्या किसी और को किराया चुकाने में परेशानी हो रही है? जू युएवान, तुम्हें सिर्फ 2000 गेम करेंसी चाहिए, क्या तुम ठीक हो? स्वतंत्र व्यक्तित्व वाली एक होशियार छात्रा जू युएवान को दूसरों पर निर्भर रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद उसने हठपूर्वक जवाब दिया, अगर मैं जल्दी करूं तो सब ठीक हो जाएगा। गाओ चांग ने सिर हिलाया। तो फिर हमें गति बढ़ानी होगी। सबके इकट्ठा होने का इंतजार करना व्यर्थ है। मेरी राय में हमें अलग होकर आगे बढ़ जाना चाहिए। तुम्हें ज़ियू यही रहना चाहिए ताकि तुम पारस्परिक सहायता समूह में शामिल होने वाले किसी भी नए सदस्य को संभाल सको। हम में से बाकी लोगों को तुरंत गेम करेंसी कमाना शुरू कर देना चाहिए। उनके शब्दों से तुरंत ही सहमति उत्पन्न हो गई। हाँ, हम समय बर्बाद नहीं कर सकते, हमें पैसा कमाना शुरू करना होगा। मेरा किराया चुकाना आसान है, लेकिन मैं फिर भी और पैसे बचाना चाहता हूँ ताकि मैं खर्च करने की सुविधाओं का उपयोग कर सकूँ। मेरी भी यही हालत है। मैंने अभी तक कोई कौशल हासिल नहीं किया है, इसलिए मैं प्रशिक्षण कक्ष में प्रशिक्षण लेने के लिए बेताब हूँ। उफ, मुझे पहले लगता था कि पढ़ाई करना मुश्किल है, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि पैसा ही सब कुछ है। अमीर बनने का समय आ गया है। लेकिन तभी अचानक किसी को याद आया, रुको, हमें अभी भी लेवल अप करने का रहस्य नहीं पता, है ना? इस पर वांग लिंगलिंग ने इसे गुप्त रखना बंद कर दिया। उसने सहजता से समझाया, जब हम अपने अपार्टमेंट से निकले तो हम सभी ने गलियारे में लाल रोशनी का पीछा किया, जो हमें रेड लाइट लिफ्ट तक ले गई। लेकिन क्या किसी ने विपरीत दिशा में खोज करने की कोशिश की? उस सवाल ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। लू शेन ने तुरंत बोलना शुरू किया, मैं उस रास्ते से चलकर गया था, लेकिन मैं जितना आगे बढ़ता गया उतना ही अंधेरा होता गया। अंततः मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, यहाँ तक कि अपार्टमेंट के दरवाजे या कमरे के नंबर भी नहीं। मुझे छिपे हुए खतरों का डर था, इसलिए मैं वापस लौट गया। अन्य छात्रों ने भी अपनी राय व्यक्त की। बिल्कुल, मैं थोड़ी दूर चला लेकिन अंधेरा होने पर वापस लौट आया। रुको, क्या इसका मतलब यह है कि सिस्टरलिंग ने उस अंधेरे में राक्षसों से लड़कर अपना कौशल बढ़ाया? क्या राक्षस शक्तिशाली थे? अगर हमारी युद्ध क्षमता बहुत कम है, तो क्या हमारे पास स्तर बढ़ाने का कोई मौका भी है? ये सुनकर वांग लिंगलिंग का चेहरा गंभीर हो गया। उस इलाके की खोजबीन करते समय मेरा लेवल बढ़ गया, लेकिन सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि यह कैसे हुआ। लू शेन की तरह मैं भी थोड़ा चला लेकिन अंधेरा होने के कारण वापस लौट आया। फर्क सिर्फ इतना है कि मेरे पास स्तरीय कौशल है, शैडो रेप्लिका। इसलिए मैंने अपनी शैडो रेप्लिका को खोजबीन के लिए भेज दिया। मेरी रेप्लिका के साथ मेरी कोई साझा दृष्टि नहीं है, इसलिए मुझे इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि उसे किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। लेकिन फिर अचानक मुझे एक सूचना मिली कि मैं लेवल 1 पर पहुंच गया हूं। इससे भी बुरी बात यह है कि कुछ ही समय बाद मेरी शैडो रेप्लिका गायब हो गई। मैं कल तक उस कौशल का दोबारा उपयोग नहीं कर सकता। ये सुनकर वांग लिंगलिंग के चेहरे पर पीड़ा के भाव स्पष्ट हो गए। उसकी परछाई की प्रतिकृति को उसकी शक्तिशाली सहायक के रूप में काम करने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब वह मृत हो चुका था, अंधेरे गलियारे की गहराई में खो गया था। लेवल अप होने और ब्लैक आयरन ट्रेजर चेस्ट मिलने के बावजूद भी हार का दर्द अभी भी महसूस हुआ। गाओ चांग ने एक पल सोचा, फिर उत्सुकता से पूछा, क्या आपको इस बात का अंदाजा है कि आपकी शैडो रेप्लिका में कितनी युद्ध शक्ति थी? वांग लिंगलिंग ने अपने होंठ कसकर बंद कर लिए और धीमी आवाज में कहा, एक अनुमान के अनुसार शायद लगभग 20 युद्ध शक्ति। फुफकार। जैसे ही उसने ये कहा, पूरा समूह हैरानी से हौंफने लगा। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि वांग लिंगलिंग की प्रतिकृतियों में से एक ही उनसे 4 से 5 गुना अधिक शक्तिशाली होगी। और फिर भी वह प्रतिकृति भी विफल हो गई। अगर वे सचमुच उस अंधेरे गलियारे में आगे बढ़ते रहते तो शायद वे लेवल अप ही नहीं कर पाते, वे मौके पर ही मर जाते। इसके अलावा वांग लिंगलिंग के लिए जल्द ही लेवल 2 तक पहुंचने का कोई मौका नहीं था, क्योंकि उसकी शैडो रेप्लिका गायब हो चुकी थी। लू शेन को भी रोंगटे खड़े हो गए। हे भगवान, अच्छा हुआ कि मुझे पहले से ही आभास हो गया था और मैं समय रहते वापस मुड़ गया, नहीं तो मैं अब तक मर चुका होता। लेकिन उनके बोलने के तुरंत बाद ही समूह के भीतर से अचानक एक तीखी चीख सुनाई दी। डिंग डैंग, क्या तुम भूतों को बुला रहे हो? धिक्कार है, तुमने मुझे बुरी तरह डरा दिया। हाँ, अचानक से तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो?
सभी की निगाहें दूसरी कक्षा के डिंग डैंग की ओर मुड़ गईं। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, उसकी आंखों में भय व्याप्त था। जांच करो, चेक ग्रुप की जांच करो। चेक ग्रुप, संदेशों में कुछ भी चौंकाने वाला नहीं है। हे भगवान, संदेश नहीं, सदस्यों की सूची। ध्यान से देखो, पहले ये 80/80 हुआ करता था, लेकिन अब ये 78/80 है। रुको, क्या इसका मतलब है 2 लोग गायब हो गए? गायब हो गया? कैसे? मुझे तो इस गेम में कोई लॉग आउट बटन ही नहीं दिखा। अरे बेवकूफ, गॉन का मतलब मरना होता है। हमारे 2 सहपाठी अभी अभी मर गए। नहीं, बिल्कुल नहीं, लोग सच में मर गए। ये दूसरी कक्षा के फैन युहांग और चेन युआन हैं। उन्होंने लाल रोशनी के ठीक सामने वाले गलियारे का पता लगाया होगा और किसी चीज ने उन्हें खा लिया होगा। धत तेरे की, इसके बारे में बात करना बंद करो, इससे मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा हुआ कि हमारे पास आपसी सहायता समूह है। अगर मैंने अकेले रहते हुए सदस्यों की संख्या में 2 की कमी देखी होती तो मैं घर से बाहर कदम रखने से भी डर जाती। लेकिन अगर किराया कमाने के लिए ये काम करते समय हमें किसी खतरे का सामना करना पड़े तो क्या होगा? जैसे ही किसी ने ये चिंता जताई, पहले का उत्साह तुरंत बेचैनी में बदल गया। जैसे ही गाओ चांग और वांग लिंगलिंग समूह को शांत करने के लिए आगे बढ़े, जियांग ये गहरी सोच में डूबा रहा। दरअसल जब उसने पहली बार वांग लिंगलिंग के लेवल अप होने के बारे में सुना तो उसके मन में पहले से ही एक सिद्धांत आ गया था। उसे शक था, लेवल बढ़ाने के लिए हत्या करना आवश्यक हो सकता है। हालांकि अब ये पुष्टि हो चुकी थी कि वांग लिंगलिंग ने किसी की हत्या नहीं की थी। फैन युहांग और चेन युआन की मौत राक्षसों के हाथों नहीं हुई होगी, बल्कि एक अन्य सहपाठी के हाथों। आखिरकार कुछ छात्र जो बैठक में अनुपस्थित रहे, उन्हें भी शायद ये पता चल गया होगा कि हत्या करने से लेवल अप मिलता है। और अगर किसी को यह विचार आया होता तो शायद उन्होंने इस पर अमल भी किया होता। बेशक ये सिर्फ एक सिद्धांत था, परंतु फिर थोड़ी गोल मटोल सी दिखने वाली, लाल आंखों वाली और आंसू बहाने की कगार पर खड़ी एक लड़की अचानक सिसकने लगी। हो सकता है फैन युहांग गलियारे में घूमते समय किसी दुर्घटना का शिकार हो गई हो, लेकिन चेन युआन मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। वह बेहद शर्मीली थी। मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि वह सिस्टर लिंग या लू शेन की तरह इतनी बहादुरी से गलियारे में घूम सकती होगी। लू शेन का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। उन्होंने तुरंत स्थिति का गंभीरतापूर्वक विश्लेषण किया। ये सच है, जब तक आप गलियारे में बहुत अंदर तक नहीं जाते तब तक कोई तत्काल खतरा नहीं होना चाहिए। चेन युआन जैसी शर्मीली लड़की के लिए स्वेच्छा से गलियारे में घूमना असंभव था। तो तार्किक रूप से देखा जाए तो गलियारे के खतरों के कारण उसकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए थी। वांग लिंगलिंग की तेज बुद्धि ने जल्दी ही बात समझ ली। तुम्हारा मतलब है, क्या उसकी हत्या की गई थी? लू शेन ने गंभीर भाव से सिर हिलाया। सिर्फ वो ही नहीं, फैन युहांग भी। वे लगभग एक ही समय पर सदस्यों की सूची से गायब हो गए। मेरा अनुमान है वे बैठक में जा रहे थे तभी उनकी मुलाकात एक या एक से अधिक सहपाठियों से हो गई। क्योंकि वे परिचित सहपाठी थे, इसलिए उन्होंने अपनी सतर्कता कम कर दी। और फिर उन्होंने अपना वाक्य पूरा नहीं किया, लेकिन सभी लोग समझ गए कि उनका मतलब क्या था। कई छात्र स्तब्ध और भयभीत दिखे, उनके चेहरे अविश्वास से भरे हुए थे। कुछ लोगों ने तुरंत इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। बिल्कुल नहीं, हम सब सहपाठी हैं, हमने तो कभी मुर्गी भी नहीं मारी। भला कोई किसी को ऐसे ही कैसे मार सकता है? हाँ, और वो भी 2, ये तो हद से ज्यादा अकल्पनीय है। मुझे अब भी लगता है कि साथ चलते समय राक्षसों ने उन्हें मार डाला। बहुत से लोग इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे थे कि उनके एक सहपाठी ने लोगों की हत्या करना शुरू कर दिया है। लेकिन लू शेन बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। क्या आप लोग वाकई समाचार नहीं देखते? क्या आपने कभी हाई स्कूल के छात्रों द्वारा हत्या करने, यहाँ तक कि लोगों को जिंदा दफनाने के बारे में नहीं सुना? हाई स्कूल के छात्रों की तो बात ही छोड़िए, मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल के बच्चे भी हत्या कर चुके हैं। जब आपके पास काफी बड़ा समूह होता है तो उसमें कुछ संख्यक लोग छिपे हुए जरूर होते हैं। वास्तविक दुनिया में ये चीजें पहले से ही होती हैं, और अब इस प्रलय के अपार्टमेंट में सब कुछ और भी बढ़ गया है। आप लोग हद से ज्यादा भोले हैं। मेरी थ्योरी को दुर्भावनापूर्ण अटकल कहने के बजाय जरा होश में क्यों नहीं आ जाते? लेकिन जैसे ही लू शेन हताश होने लगा, वांग लिंगलिंग ने अचानक उसे पीछे खींच लिया। इसके बाद उन्होंने शांत भाव से समूह को संबोधित किया। लू शेन का विश्लेषण तर्कसंगत है,
लेकिन मैं समझता हूँ कि आप में से कुछ लोग इससे असहमत क्यों हैं। लेकिन जैसा कि कहावत है, दूसरों को नुकसान मत पहुंचाओ, लेकिन खुद को भी नुकसान मत होने दो। मुझे उम्मीद है कि हमारे आपसी सहायता समूह में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो हत्या का सहारा लेगा। लेकिन मुझे ये भी उम्मीद है कि हर कोई सतर्क रहेगा और जरूरत पड़ने पर किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं करेगा। मेरा सुझाव यह है कि अगर कभी कोई सहपाठी आप पर हमला करे तो तुरंत चैट ग्रुप में उसका नाम लिख दें। इस तरह अगर आपके साथ कुछ हो भी जाता है तो आपसी सहायता समूह आपका बदला ले सकता है। इस बयान के साथ वांग लिंगली ने एक बार फिर समूह का विश्वास जीत लिया। गाओ चांग ने उसकी प्रभुत्वता को देखते हुए प्रासंगिक बने रहने के लिए तुरंत मैदान में छलांग लगा दी। मुझे लगता है सिस्टर लिंग की बात सही है, और क्या मैं उनके साथ फैन युहांग और चेन युआन की मौत की जांच करने चलूं? अगर हमें उनके शव मिल जाते हैं तो शायद हम बता सके कि उनकी हत्या किसी सहपाठी ने की थी या किसी राक्षस ने। हालांकि वांग लिंगली ने शांति से अपना सिर हिलाया। हमारी आवाजाही हमारे अपार्टमेंट के फर्श की सीमा तक ही सीमित है। अगर चेन युआन और फैन युहांग की मौत हमारी मंजिल से ऊपर वाली मंजिल पर हुई है तो हमारे पास उनके शवों तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए शवों की खोज में समय बर्बाद करने के बजाय हमें काम करते समय सभी को सतर्क रहने देना चाहिए। अगर किसी को शव मिलते हैं तो हम मृत्यु के कारण का विश्लेषण कर सकते हैं। उसका तर्क त्रुटिहीन था और समूह उससे सहमत था। हालांकि गाओ चांग शर्मिंदा नजर आ रहा था। वह जियांग ये को जांच करने का सुझाव देने ही वाला था क्योंकि ऊपरी मंजिलों तक उसकी पहुंच थी। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, वांग लिंगलिंग ने उसे बीच में ही रोक दिया। जियांग ये जांच कर सकता था, लेकिन उसका समय पैसा कमाने में लगाना ज्यादा बेहतर है। इस तरह वह अधिक मूल्य सृजित करता है। इसके अलावा हमने पहले ही बहुत समय बर्बाद कर दिया है। अब सबको काम शुरू करना होगा। हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता आज का किराया चुकाना है। यह मुख्य मुद्दे पर प्रकाश डालता है और सभी ने सहमति में सिर हिलाया। केवल गाओ चांग ही स्पष्ट रूप से निराश दिख रहे थे। वह इस बात से लगातार चिढ़ रहा था कि वांग लिंगलिंग उससे लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही थी, विशेषकर इसलिए क्योंकि वह एक लड़की थी। इस बैठक का आयोजन सबसे पहले मैंने ही किया था, लेकिन अब सब कुछ वही संभाल रही है। इन दोनों शीर्ष खिलाड़ियों के बीच तनाव स्पष्ट था, लेकिन जियांग ये उसे जरा भी परवाह नहीं थी। अंततः उसकी प्रतिकृति को अभिनय करने का मौका मिल गया था। 4 नौकरी विकल्पों में से उन्होंने यह विकल्प चुना, सफाई, क्योंकि केवल यही नौकरी उनके ऊपरी मंजिल पर होने के लाभ का पूरी तरह से उपयोग कर सकती थी। ट्यूशन पढ़ाने की बात करें तो उन्होंने इस बारे में कभी सोचा भी नहीं। आखिरकार डूम्सडे अपार्टमेंट ऐसी जगह नहीं लगती थी जहां लोगों को अभी भी चीनी, गणित और अंग्रेजी पढ़ने की जरूरत हो। इसलिए ट्यूशन पढ़ाने के काम में अप्रत्याशित और खतरनाक विषय शामिल हो सकते हैं। स्मिता पाटिल के जीवन के अनछुए पहलू जिनके बारे में कोई नहीं जानता। दुनिया का सबसे बड़ा सांप, जानिए इसका नाम और आकार के बारे में। वह ये जोखिम उठाने को तैयार नहीं था। जहां तक व्यक्तिगत सेवाओं की बात है, अनिश्चितता का स्तर बहुत अधिक था और छोटे मोटे काम बहुत बिखरे हुए थे, एक बार में एक ही ऑर्डर। बेशक ऊपरी मंजिलों पर डिलीवरी करने से बेहतर कमाई होती थी, लेकिन उसे निचली मंजिलों पर कम कमाई वाली डिलीवरी भी करनी पड़ती थी, जो समय की बर्बादी होती थी। इसके अलावा एरन्स को केवल दरवाजे तक डिलीवरी की आवश्यकता थी। यह उसे महंगे अपार्टमेंट में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देता था। लेकिन सफाई की नौकरियों में ऐसा नहीं हुआ और जियांग ये कांस्य खजाने की पेटियों की खोज के लिए आलीशान अपार्टमेंट तक पहुंच चाहता था। इसलिए अपार्टमेंट में प्रवेश करने के साथ साथ पैसे कमाना उनके लिए एकदम सही था। बेशक सफाई करने में अपने कुछ खतरे भी हो सकते हैं, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसे पैसे कमाने के लिए कोई एक नौकरी चुननी ही थी। अधिकांश अन्य छात्रों ने छोटे मोटे काम करना चुना। आखिरकार 2 सहपाठियों की मौत का साया अभी भी उन पर मंडरा रहा था। वे स्वाभाविक रूप से अपार्टमेंट के अन्य निवासियों के साथ सीधे संपर्क से बचते थे। इसलिए ऐसा काम जिसमें उन्हें केवल दरवाजे तक सामान पहुंचाना होता था, कहीं अधिक सुरक्षित प्रतीत हुआ। जल्द ही सभी को चारों सर्विस स्टेशनों से अपने वर्क आईडी बैज मिल गए और वे काम शुरू करने के लिए दौड़ पड़े। जियांग ये ने जल्दी से अपना बैज देखा। उन्होंने पाया कि प्रत्येक प्रकार की नौकरी के लिए एक रैंकिंग प्रणाली होती है। उदाहरण के लिए डिलीवरी पूरी करने से डिलीवरी वर्कर अपना रैंक बढ़ा सकते हैं।
उच्च पद इक्वल्स प्रति ऑर्डर अधिक वेतन। सकारात्मक या नकारात्मक ग्राहक समीक्षाओं ने रैंकिंग में प्रगति को प्रभावित किया। चूंकि प्रत्येक नौकरी की अपनी रैंकिंग प्रणाली थी, इसका मतलब ये था कि कमाई को अधिकतम करने का सबसे अच्छा तरीका एक ही नौकरी पर टिके रहना और धीरे धीरे पदोन्नति हासिल करना था। यह मूल रूप से किसी करियर में विशेषज्ञता हासिल करने, उसमें आगे बढ़ने और पदोन्नति पाने जैसा था। इस तरह से सोचने पर अनंत प्रतिकृति क्षमता के साथ जियांग को कठिन कार्यों में जबरदस्त फायदा मिलता था। बाकी सभी लोग एक समय में केवल एक ही नौकरी कर सकते थे, लेकिन वह एक प्रतिकृति कार्यबल संगठित कर सकता था और सभी से अधिक काम कर सकता था। और उसके पास जितनी अधिक रेप्लिका कार्य होंगी, उसकी कमाई उतनी ही तेजी से बढ़ेगी। तथापि 2 सहपाठियों की पहले ही मौत हो चुकी है और उन पर आसमान छूते किराए का दबाव भी मंडरा रहा था। जियांग बेहद बेचैन महसूस कर रही थी। वह बेहद जल्द दूसरी और तीसरी प्रतिकृति बनाना चाहता था। समस्या बस यही थी, अधिक प्रतिकृतियां बनाने के लिए उसे क्या कीमत चुकानी पड़ी। काश उसे जल्द से जल्द सर्वाइवल स्टोन मिल जाए। वह चीज़ निश्चित रूप से काफ़ी मूल्यवान थी। हो सकता है कि इसका इस्तेमाल उसकी प्रतिकृतियों की संख्या बढ़ाने के लिए भी किया जा सके, लेकिन उस चीज़ को ढूंढना शायद आसान नहीं था। जियांग को संदेह था। चूंकि कार्य पद्धति और उपभोग पद्धति दोनों ही 20वीं मंजिल के ऊपर और नीचे की मंजिलों के बीच अंतर करती थी, तब इस बात की प्रबल संभावना थी कि बहुमूल्य जीवन रक्षक पत्थर अधिकतर 20वीं मंजिल से ऊपर की मंजिलों पर ही पाए जाते थे। इस समय जियांग थोड़ा अधीर महसूस कर रहा था। अपने काम का बैच पकड़े हुए उसने सहज रूप से ऊपरी मंजिल की सफाई का काम चुनना चाहा। उदाहरण के लिए 20वीं मंजिल पर सफाई का काम, सिर्फ एक काम से ही वह 8800 गेम कॉइन कमा सकता है। अधिक कमाए, साथ ही खजाने की पेटियां और सर्वाइवल स्टोन खोजने के अधिक मौके, ये वाकई लुभावना था। तथापि जब कार्य स्वीकृति की पुष्टि करें के संकेत के साथ वर्क बैच पॉप अप हुआ, तो जियांग आखिरकार होश में आ गया। वह हाई स्कूल में पढ़ने वाला 18 वर्षीय छात्र था, लेकिन उसकी मां का निधन उसके बचपन में ही हो गया था और उसके पिता हमेशा काम के सिलसिले में बाहर रहते थे, इसलिए उसकी देखभाल करने में असमर्थ थे। परिणामस्वरूप उसे लंबे समय तक विभिन्न रिश्तेदारों द्वारा पाला पोसा गया था। किसी और के घर में रहने के कारण वह बचपन से ही दूसरों की तुलना में अधिक संवेदनशील हो गया था। लगातार अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के बजाय उसे चीज़ों में मौजूद पैटर्न को देखने की आदत पड़ गई थी। वह शायद उतना बुद्धिमान न हो, लेकिन उसने सोचने का एक विशेष तरीका विकसित कर लिया था। अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई चीज़ सतह पर बेहद आकर्षक लगती है, तो अक्सर उसके नीचे छिपा हुआ खतरा होता है। 20वीं मंजिल पर मौजूद काम में न केवल अच्छी तनख्वाह का प्रस्ताव था, बल्कि कांस्य खजाने के बक्से और जीवन रक्षक पत्थरों का लालच भी उसे आकर्षित कर रहा था, जिसका अर्थ ये था कि संभवतः इसका खतरा स्तर भी निचली मंजिलों के कार्यों की तुलना में कहीं अधिक था। लेकिन क्या उसे इसे छोड़ देना चाहिए और इसके बजाय कोई सुरक्षित और कम जोखिम वाला काम ले लेना चाहिए? अगर वह पहले दिन ही किराए के लिए पर्याप्त पैसे नहीं कमा पाता, तो भी उसकी मौत हो जाती। एक पल के लिए जियांग दुविधा में पड़ गया। अपनी मौजूदा शारीरिक क्षमता के साथ 20वीं मंजिल पर कोई काम करना लगभग आत्महत्या के समान था। लेकिन अगर उसने जोखिम नहीं उठाया, तो वह किराया नहीं चुका पाएगा और उसकी मौत भी हो जाएगी। वह क्या करे? काश 20वीं मंजिल पर काम शुरू करने से पहले वह अपनी ताकत बढ़ा पाता। तो क्या उसे पहले निचले स्तर के काम निपटाने चाहिए, खजाने की पेटियों की तलाश करनी चाहिए और 20वीं मंजिल पर जाने से पहले अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए? लेकिन इससे बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। किसी भी ऐसे कार्य को पूरा करने में कई घंटे लग जाते थे, जिसके लिए अपार्टमेंट के कमरे में प्रवेश करना आवश्यक होता था, और निचली मंजिलों के अपार्टमेंट में खजाने की पेटियां मिलने की संभावना बेहद कम थी। अगर वे प्रकट भी हो जाते, तो वे केवल निम्नतम श्रेणी के काले लोहे के खजाने के बक्से होते, जो किसी काम के नहीं होते। क्या उसकी ताकत को जल्दी और प्रभावी ढंग से बढ़ाने का कोई तरीका था? जब वह अपने विचारों में खोया हुआ था, तभी लू शेन, जिसके पास काम से संबंधित बैच था, ने उसे देखा और उससे बातचीत शुरू करने की पहल की। क्या हुआ जियांग, तुमने अभी तक अपना काम शुरू क्यों नहीं किया? बोलते हुए वह जियांग के वर्क बेंच पर एक नज़र डालने के लिए झुका और प्रशंसा करते हुए कहा, तुम्हारी स्थिति को देखते हुए सफाई का काम निश्चित रूप से तुम्हारे लिए पैसा कमाने का सबसे तेज तरीका है। जियांग को हिचकिचाहट महसूस करते हुए देखकर उसने उसे आश्वस्त किया,
ये कयामत का अपार्टमेंट मूल रूप से सिर्फ एक खेल है। हम सब यहाँ सिर्फ काम करने वाले हैं, सफाई का काम करने के लिए कोई भी तुम्हें नीचा नहीं देखेगा। पैसा तो पैसा है, इसमें शर्मिंदा होने जैसी कोई बात नहीं है। जियांग ये ने धन्यवाद में सिर हिलाया और समझाया, ऐसा नहीं है कि मुझे नौकरी से कोई आपत्ति है, मैं बस अज्ञात खतरों को लेकर चिंतित हूँ। लू शेन तुरंत समझ गया। आखिरकार इस विचित्र और भयावह वातावरण में हर कोई डरा हुआ था। हालात थोड़े बेहतर इसलिए थे क्योंकि वे सभी सहपाठी थे। अगर वे अजनबियों से घिरे होते तो वे और भी ज्यादा भयभीत हो जाते। लू शेन बहुत बुद्धिमान था और उसने तुरंत सुझाव दिया, दरअसल आपकी स्थिति को देखते हुए काम करने के अलावा एक और विकल्प भी है। उपभोग मोड में द्वंद्व कक्ष है। सबसे निचले स्तर के द्वंद्वों की कीमत प्रति मैच केवल 100 सिक्के है। अगर आप दूसरे अपार्टमेंट खिलाड़ियों के खिलाफ जीतते हैं तो आपको न केवल अपने 100 सिक्के वापस मिलते हैं, बल्कि आप प्रतिद्वंद्वी के पैसे भी ले लेते हैं। पैसे कमाने का ये वास्तव में काफी अच्छा तरीका है। अगर मैं ड्यूएल रूम की शर्तों को पूरा करता तो मैं निश्चित रूप से इसे आजमाता। जियांग ये ने ड्यूएल रूम के माध्यम से भी पैसा कमाने पर विचार किया था, लेकिन लू शेन ने इसे आसान बना दिया, बस जीतो और पैसे कमाओ। वास्तव में ये तरीका उतना तेज नहीं था और यह भरोसेमंद भी नहीं था। अपनी मौजूदा शारीरिक क्षमता के साथ अन्य अपार्टमेंट के खिलाड़ियों के खिलाफ जीतने की उनकी संभावना बहुत कम थी। लू शेन को मानो उसके मन की बात का अंदाजा हो गया था और उसने विश्लेषण जारी रखा। आपको वास्तव में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरा अनुमान सही है तो संभवतः पूरी मानवता को अलग अलग प्रलयकालीन अपार्टमेंट में ले जाया गया है। हमारे अपार्टमेंट में शुरू में केवल आपको ही 20वीं मंजिल आवंटित की गई थी और यहाँ मौजूद 80 लोगों में आपकी क्षमता वास्तव में औसत से ऊपर है। अन्य अपार्टमेंटों में रहने वाले जिन खिलाड़ियों को 20वीं मंजिल आवंटित की गई थी, उनका चयन भी संभवतः यादृच्छिक तरीके से किया गया था। उनकी प्रारंभिक शक्ति शायद आपकी शक्ति से अधिक न हो। इस बात की भी अच्छी संभावना है कि उनमें से कुछ के पास 30 स्तरीय क्षमताएं हों और उन्होंने अभी तक कोई कौशल अनलॉक न किया हो। हमारे अपार्टमेंट में हमने जो देखा है उसके आधार पर तो ये काफी हद तक संभव है। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो जीतना ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। लू शेन का विश्लेषण तर्कसंगत था, लेकिन लू शेन को यह नहीं पता था कि जियांग ये ने तो अपने 20वीं मंजिल के अपार्टमेंट में ही एक कांस्य खजाने का संदूक खोल लिया था। अगर उस बात को भी ध्यान में रखा जाए तो संभवतः अन्य अपार्टमेंटों में 20वीं मंजिल पर रहने वाले खिलाड़ियों ने भी कांस्य का खजाना खोल लिया होगा। भले ही उनकी शुरुआती क्षमताएं मजबूत न हों, लेकिन उन संदूकों के जरिए वे उनमें सुधार कर सकते थे। और जियांग ये ने अपने कांस्य खजाने के बक्से से जो मुखौटा प्राप्त किया था वह एक सहायक वस्तु की तरह था, और इस समय उसका मुख्य शरीर इसका उपयोग कर रहा था। इसका मतलब यह था कि अगर उसका रेप्लिका 20वीं मंजिल के अन्य खिलाड़ियों के साथ द्वंद्वयुद्ध में उतरता तो उसके जीतने की संभावना वास्तव में काफी कम थी। इसके अलावा द्वंद्वयुद्ध से कमाई की गति भी उतनी अच्छी नहीं थी। जब तक वह द्वंद्वयुद्ध में अपने प्रत्येक प्रतिद्वंद्वी पर पुनर्तः प्रभुत्व स्थापित नहीं कर लेता, तब तक उसकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं होगी। वह अपने विचारों में खोया हुआ था। उन दोनों को अचानक एरेंस सर्विस स्टेशन की दिशा से शोरगुल सुनाई दिया। लू शेन इसे देखने जाने ही वाला था, लेकिन जियांग ये की निगाहें अचानक तेज हो गईं और उसने सीधे उसे चेतावनी देते हुए कहा, चेक ग्रुप चेक करो। लू शेन ने अपने कम्युनिकेटर पर एक नज़र डाली और तुरंत गुस्से में कहा, हे भगवान, और सहज रूप से अपने हाथों में पकड़े हुए पैकेज को और कसकर पकड़ लिया। क्योंकि चेक ग्रुप में कक्षा 2 के डिंग डैंग ने अभी अभी कहा था कि जिस पैकेज को पहुंचाने की जिम्मेदारी उसे सौंपी गई थी वह गायब हो गया है, और खोए हुए पैकेज का परिणाम ये हुआ कि अगर वह आधी रात तक उसे नहीं ढूंढ पाया तो उसे या तो उसे वापस लाना होगा या उसकी पूरी कीमत चुकानी होगी, और उस पैकेज की कीमत 8000 से भी अधिक थी। डिंग डैंग के लिए इतना पैसा होना नामुमकिन था। वह पूरी तरह से टूट गया और एरेंस सर्विस स्टेशन पर बेकाबू होकर रोने लगा। लू शेन ने संदेश पढ़ते हुए गहरी भौहें चढ़ाईं, फिर तुरंत देखा कि एक सहपाठी ने चैट समूह में पूछा था, एक पैकेज कैसे गुम हो सकता है? क्या किसी ने इसे चुरा लिया? इसे वापस पाने का कोई न कोई तरीका तो होना ही चाहिए, है ना? लेकिन सदमे से ग्रस्त डिंग डैंग रोने में इतनी व्यस्त थी कि वह किसी के भी सवालों का जवाब नहीं दे पा रही थी। कुछ ही देर में एक और संदेश सामने आया, गाओ चांग, धत तेरे की, मेरा सामान भी गायब हो गया। जैसे ही वह संदेश सामने आया, कामकाज का काम चुनने वाले सभी छात्र स्तब्ध रह गए।
गाओ चांग अपने सहपाठियों में युद्ध कौशल के मामले में शीर्ष स्थान पर रहने वाले खिलाड़ियों में से एक था। उसका पार्सल भी कैसे गायब हो सकता है? सौभाग्यवश गाओ चांग डिंग डैंग की तुलना में कहीं अधिक शांत था। उसने तुरंत चेक ग्रुप में प्रतिक्रिया दी, जो लोग जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं, कृपया अपना सामान लिफ्ट में न ले जाएं। मेरा सामान लिफ्ट के अंदर गायब हो गया। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि आखिर वह क्या था, लेकिन पलक झपकते ही उसने मेरा सामान छीन लिया। मैंने लिफ्ट में काफी देर तक खोजा, लेकिन उसे वापस लाने का कोई रास्ता नहीं था। इस रफ्तार से तो शायद ये हमेशा के लिए खो जाएगा और मुझे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सौभाग्यवश मेरे पैकेज की कीमत केवल 1000 से थोड़ी अधिक थी, इसलिए मैं मुआवजे का खर्च मुश्किल से ही उठा पा रहा हूँ। डिंग डैंग, क्या तुम्हारा सामान भी लिफ्ट में गुम हो गया? डिंग डैंग,